हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, वित्तीय बाजार के उपकरण, जिनमें हमने बात करी क्या क्या। बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने बात कर ली कि फाइनेंशियल मार्केट के अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें मेरे साथियों, चलिए थोड़ा सा एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि अगर हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार के उपकरण, राइट। तो हमारा टॉपिक चल रहा है वित्तीय बाजार के उपकरण, है ना। चलो, तो वित्तीय बाजार के उपकरण, तो इस टॉपिक में हमने बात करी कि फाइनेंशियल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले आता है इक्विटी। और मैं उम्मीद करता हूं कि इक्विटी के बारे में आप सभी लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिल गई है और जितना एग्जाम ओरिएंटेड आवश्यकता थी मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया। इसके बाद दोस्तों सेकंड इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताया डेट, राइट। और जो डेट होता है, डेट का मतलब है ऋण, डेट का मतलब है ऋण। और ऋण में दो चीजें होती हैं, एक होता है डिबेंचर्स, डिबेंचर्स जिन्हें हम कहते हैं ऋण पत्र। कल मैंने आपको समझा दिया डिबेंचर्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं पिछली क्लास, तो डिबेंचर्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, राइट, तो जिसके द्वारा कंपनियां लोगों से लोन ले लेती हैं, है ना, एट फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अमेरिकन शब्द से आया है डिबेंचर वर्ड, सब कुछ आपको आता है इसके बारे में। देन हमारे क्लास में आज टॉक होना है बॉन्ड्स। देखिए बॉन्ड्स होता क्या है, हिंदी में भी इसे बॉन्ड ही कहेंगे। तो बॉन्ड्स होता क्या है, इस बात पे तो हमने चर्चा पहले ही कर ली कि बॉन्ड्स एक ब्रिटिश वर्ड है। जल्दी से बताइए, कमेंट करिए, इतना आता है। और बॉन्ड्स हम किसे कहते हैं आप ये भी समझ गए, राइट। दोस्तों बॉन्ड्स के बारे में मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ भी अपलोड कर दी है। पीडीएफ कल अपलोड हो गई थी ना सर, हाँ सनी भाई, कल वो वाली जो है ना, हाँ, तो एक बार आप चेक भी कर लो ना। तो दोस्तों बॉन्ड्स की आपको पीडीएफ भी मिल गई है और जो मेरे प्यारे प्यारे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं जल्दी से वो बताएं क्या उन्हें आज क्लासरूम में भी बढ़ गई। दोस्तों डॉक्टर भरत का कमिटमेंट कभी जाया नहीं जाता। बस मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए, दोस्तों आपको सिलेक्ट कराने के लिए मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं तैयार हूं। बस आप भी इसी तरह से कसम खाइए कि आप भी पढ़ेंगे, राइट। देखिए हैंडआउट्स भी मिल गया है ना। अगर हम बात करें तो देखिए, तो बॉन्ड्स भी आप समझ गए। आज हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करेंगे और अगर हमें टाइम मिल पाया तो आज हम डेरिवेटिव्स भी पढ़ लेंगे, राइट। और डेरिवेटिव्स के बाद फिर हमारा टॉपिक, डेरिवेटिव्स को हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न, व्युत्पन्न की बात करेंगे। एंड लास्ट टॉपिक होता है इसमें म्यूचुअल फंड्स, हिंदी में भी इनको म्यूचुअल फंड्स कहते हैं, राइट ना। तो दोस्तों आप आइए अब थोड़ा सा बॉन्ड के टाइप्स देखते हैं। और आप लोगों को सिर्फ ऐसे नहीं करना है कि जो बॉन्ड्स में पढ़ा रहा हूं, मैंने आप लोगों से कहा था भैया आंसर की दे देंगे यार, काय डंडा कर रहे है कि नहीं, थोड़ा सा तसल्ली रखो यार, है ना। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि बॉन्ड्स के टाइप्स, कि बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं और बॉन्ड के क्या क्या तरीके हैं, है ना। तो आइए आज दोस्तों बॉन्ड के बारे में आप लोगों को कंप्लीट ज्ञान देते हैं और आज समझाते हैं कि आखिर बॉन्ड का मतलब क्या है। ये तो हमने कल पढ़ लिया था। तो अगर हम बॉन्ड की बात करते हैं तो मैंने आपको बहुत सारे बॉन्ड्स के टाइप्स ऑलरेडी उपलब्ध करा दिए हैं, है ना। चलिए, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आप देखिए ये अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड्स हैं, ये आप लोगों को नहीं मिला। तो आप लोग ये मेरे साथ, और जो दोस्तों मैंने पहले ही बोला कि जो मैंने पीडीएफ दी थी, आप जल्दी से बस ये बता दीजिए क्या आप सब ने वो पीडीएफ को अपनी कॉपी में नोट कर लिया या नहीं किया। अगर आपने अभी तक उस पीडीएफ को अपनी कॉपी में नोट नहीं किया हो तो प्लीज उसे जल्दी से सारे लोग नोट कर लें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, मतलब आज नहीं, आप 2 दिन तक मैं सैटरडे संडे क्लास नहीं लूंगा, तो मंडे को फिर दोस्तों आप लोग की क्लास शुरू होगी, तो आप मंडे तक उसे नोट कर लीजिएगा, राइट ना। बाकी सब कह रहे हैं जी सर हम लिख लिए हैं, वेरी गुड, शाबाश, राइट। उसके बाद आज हम बात करेंगे बॉन्ड्स के ये अलग अलग टाइप्स भी देख लो। तो जरा जल्दी से अपनी कॉपी में ये लिख लो
कि बॉन्ड्स और नीचे कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स और बियरर बॉन्ड्स, है ना। चलिए जरा देखते हैं इस बॉन्ड के टाइप्स के बारे में और उसको समझते हैं। अगर हम बात करें ये कूपन बॉन्ड क्या होता है भैया, कूपन बॉन्ड किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात है, बस इतना याद रखना है कि जब भी आप इकोनॉमिक्स में देखो कूपन, तो कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। बस इतना याद रखना है, कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर, ब्याज दर। जब भी आप ये शब्द देखिए कूपन, राइट, तो इसका मतलब है ब्याज दर। पहले आप जो आज की क्लास में ये बना लीजिए, बॉन्ड्स और लिख लीजिए कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन और बियरर बॉन्ड। इसी के नीचे अपन एक एक की दो दो लाइन लिख लेंगे, बस उतना ही काफी है, राइट ना। तो जरा ध्यान से समझेंगे कि आखिर हम ये कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप इसके नीचे मेरे साथ साथ लिख लीजिएगा, मैं अलग से नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि आपने बॉन्ड्स बना लिया, लिख लिया, उसके बाद लिख लो। जो लोग डैश किस्म के हैं, डैश का मतलब आप जानते हैं, अपने अनुसार भरिए, वो लोग क्या करेंगे, वो पहले ये बना लेंगे, बाद में लिख लेना दोस्तों टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स ना। तो कूपन बॉन्ड्स की जब हम बात करते हैं तो कूपन बॉन्ड्स का मतलब ये है कि ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे जारी होते हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट इनका, या फिर फिक्स्ड कह लो या सिंपल आप इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं, एक ब्याज दर पर जारी होते हैं, बस ये याद रखना, ब्याज दर पर जारी होते हैं, ये ब्याज दर पर जारी होते हैं, राइट, इसे हम लोग कहते हैं कूपन बॉन्ड। तो अगर हम बात करें तो ये ब्याज दर पर जारी होते हैं, ब्याज दर पर जारी होने का मेरा मतलब ये है कि कूपन बॉन्ड की जब हम बात करेंगे तो ये एक इंटरेस्ट रेट पे जारी होते हैं ब्याज दर पर। इसका मतलब मान लो आप याद करो वही एनएससी वाला पॉइंट, आप किसान विकास पत्र याद करो कि जब एनएससी की बात करें या किसान विकास पत्र की बात करें तो क्या उनका इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड था नहीं? जल्दी से मुझे कमेंट करिए सारे लोग, क्या उसका इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड था या नहीं? क्या मैंने बताया था कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर 7.7% का इंटरेस्ट है, किसान विकास पत्र पर 7.5% का इंटरेस्ट है। तो अगर कोई भी बॉन्ड जो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर जारी हो, दैट इज कॉल्ड कूपन बॉन्ड। बस सिंपल सी बात है, एक लाइन में याद रखना है, आगे इतना ज्यादा कुछ है नहीं। तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड कूपन बॉन्ड। इसी तरह से होते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, और मेरे होशियार बच्चे बहुत अच्छी तरह से मेरे बिना बताए समझ गए कि ये जीरो कूपन बॉन्ड क्या है, शून्य कूपन बॉन्ड। अगर आप ये मेरे बिना बताए समझ गए दोस्तों, फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये भी याद रखना। अगर हम बात करें कि जीरो कूपन बॉन्ड, बताइए कौन कौन बताएगा? यस, जीरो का मतलब, इतना भी कॉमन सेंस मत मारो कि भैया कह रहे हो कि जीरो कूपन का मतलब है नो इंटरेस्ट, राइट। तो अगर हम जीरो कूपन बॉन्ड की बात करें, दैट इज कॉल्ड विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी इंटरेस्ट, है ना। ये किसी इंटरेस्ट रेट पे जारी नहीं होता, ये किसी इंटरेस्ट रेट पे जारी नहीं होता। लेकिन इसके नीचे आप लिख लीजिए, जगह नहीं है तो मैं यहां लिख रहा हूं, बस आप बताइए क्या यही आपके दिमाग में चल रहा था, इस अब बिना इंटरेस्ट रेट के जारी होगा? तो भाई साहब कोई देखो 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 कितना बढ़िया आंसर आया मिश्रा जी, ट्रेजरी बिल, वाह दोस्तों। विदाउट इंटरेस्ट, कुमारी संगीता देखो क्या जवाब दे रहे हैं। तो देखिए आप याद करिए कि इसका मतलब है दोस्तों, इसका मतलब इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट पार। बोलो याद आ गया? इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट पार। बोलो याद आ गया? हिंदी में लिख लो, अंकित मूल्य से, हिंदी में अंकित मूल्य से डिस्काउंट, या हिंदी में कहते हैं बट्टा, और डिस्काउंट पर जारी होते हैं, अंकित मूल्य से डिस्काउंट पर जारी होते हैं। लेकिन पूरा लिखिए, अंकित मूल्य से डिस्काउंट पर जारी होते हैं, लेकिन अंकित मूल्य पर वापस होते हैं, अंकित मूल्य पर वापस होते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड मेरे प्यारे साथियों जीरो कूपन बॉन्ड। जैसे हम जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं, एक मिनट, तो दिस इज जीरो कूपन बॉन्ड, और देख लें किसका आ रहा है। ओके, तो दिस इज जीरो कूपन बॉन्ड। तो जस्ट एक सेकंड रुक जाइए आप लोग,
एक सेकंड का टाइम दे दो, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स। करें तो अंकित मूल्य से डिस्काउंट पर जारी होते हैं, लेकिन अंकित मूल्य पर वापस होते हैं, राइट। तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड, है ना। तो जीरो कूपन बॉन्ड अगर हमारी सरकार ये कहे कि भाई साहब अगर हम बात करें कि ये आप बॉन्ड है, मान लो 1 लाख रुपए का बॉन्ड है, और 1 लाख रुपए के बॉन्ड को आप 80,000 रुपए में खरीद लो, 80,000 में खरीद लो, और दोस्तों जब टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो हम आपको 1 लाख रुपए दे देंगे। दिस इज कॉल्ड व्हाट, द जीरो कूपन बॉन्ड। इसी तरह से एक होता है बियरर बॉन्ड, राइट। तो अब ये धारक बॉन्ड क्या होते हैं वो भी सीख लो। धारक बॉन्ड की बात करते हैं तो बियरर बॉन्ड, धारक बॉन्ड का मतलब है कि दोस्तों ये किसी विशेष या किसी व्यक्ति के नाम पर जारी नहीं होते, किसी व्यक्ति के नाम पर जारी नहीं होते। These are not issued, these are not issued, these are not issued like in the name of any particular person. These are not issued in the name of any particular person, right। दोस्तों दिस इज बियरर बॉन्ड। मतलब क्या है, देखो बियरर का मतलब है धारक, किसी भी एक व्यक्ति के नाम पर जारी नहीं होते, ना किसी संस्थान किसी के नाम पर जारी नहीं होते, लेकिन जो व्यक्ति इसको धारण करके लाएगा, जो व्यक्ति इसको धारण करके लाएगा उसको इसका भुगतान कर दिया जाएगा। तो आगे लिख लो, जो व्यक्ति इनको धारण करके लाता है उसे भुगतान कर दिया जाता है। आगे पूरा लिख लो, उसे भुगतान कर दिया जाता है। हिंदी में लिख लो whoever, इंग्लिश में whoever holds the bond is the owner of the bond। बिल्कुल सही कहा अदिति कृष्णा। whoever holds the bond is the owner of the bond, है ना। जो उसे होल्ड करेगा वही इसका ओनर है, राइट। तो इसे हम लोग बोलते हैं बियरर बॉन्ड। जैसे दोस्तों कभी मौका मिला तो बताएंगे, वैसे जरूरत नहीं है। चेक, एक बियरर चेक होता, एक क्रॉस्ड चेक होता। अगर हम बात करें तो अभी सिखा देंगे कॉन्सेप्ट, टाइम मिलता है तो, लेकिन फिलहाल इसको समझो। जैसे एक बॉन्ड जारी हुआ तो ये बॉन्ड किसी के नाम पर जारी नहीं होता। सिंपल, आपने पैसा दिया, आपको बॉन्ड मिल गया। अब वो बॉन्ड आपसे मान लो गिर गया, समझना, गिर गया, या आपके घर पे पड़ा था, कोई चुरा ले गया, तो जो भी उसको लेके जाएगा उसी को पैसा मिल जाएगा उस पर, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा होता है। तो दिस इज कॉल्ड बियरर बॉन्ड, राइट। तो इसे हम लोग बोलते हैं बियरर बॉन्ड। जल्दी से मुझे डबल थम्स अप करें और बताएं समझ में आया कि नहीं। अमन कुमार शाह हैं, कह रहे हैं भरत सर से इकोनॉमिक्स पढ़ के ऐसा लग रहा है जैसे मौसम गार्डन हो गया है। बाजी वाह, दोस्तों दिस इज कॉल्ड, यस। चलो मैं तुम लोगों को बता ही देता हूँ, ऐसे बढ़िया बढ़िया कमेंट करोगे तो दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ा दूंगा। तो अगर मैं बात करूं तो लो जी, तो मैं बता भी देता हूं ये है क्या। जैसे हम एक चेक की बात करते हैं, जो हमारे चेक है, लो जी,
चेक दो तरीके से होता है, ये लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। एक होता है क्रॉस्ड चेक, थोड़ा ज्ञान भी मिल जाएगा तुम्हें इस बहाने, और तुम जैसे अज्ञानियों को थोड़ा मैं ज्ञान भी दे दूंगा। एक क्रॉस्ड चेक होता है, एक ओपन चेक होता है। लो जी, और ले लो, आनंद लो, आनंद पूरा। एक क्रॉस्ड चेक होता है, एक ओपन चेक। क्योंकि भाई साहब कल को तुम जब बड़े हो जाओगे, तो डेफिनेटली आप लोगों को चेक भी देना होगा लोगों को, है ना, पैसा होगा। अभी कहाँ पैसा भैया, अभी तो पापा का पैसा है। तो आओ तुम्हें सिखा देते हैं चेक को जारी कैसे करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग जो चेक जारी भी करते हैं, उन्हें ये समझ में ही नहीं आता कि चेक को आखिर जारी कैसे करना है। तो कभी कोई आपके सामने चेक काट के दे तो वह कह देना रुक जाओ, राइट। मैं आपको सिखाता हूं। थैंक यू। दोस्तों अगर हम बात करें, सो व्हाट इज दिस क्रॉस्ड चेक एंड ओपन चेक। देखो दोस्तों, ये आपको एक चेक है आपके पास इस तरह का, राइट। यहां पे लिखा है पे डैश और डैश, यहां लिखा होता है और बियरर और अमाउंट डैश, इस तरह का एक चेक होता है। फिर यहां पे बहुत सारी डिटेल लिखी जो भी है। अब समझो व्हाट इज क्रॉस्ड चेक। अगर दोस्तों आपने इस चेक के यहां पर दो लाइनें खींच दी तो ये बन गया क्रॉस्ड चेक। लो जी, हो गया। अब इसका मतलब क्या है वो तो अपन बताएगा, राइट। दोस्तों इसे बोलते हैं हम क्रॉस्ड चेक। चाहे आप दो लाइनें, जनरली हम यहां पर लाइनें, दो पैरेलल लाइंस, ये भी याद रखना, टू पैरेलल लाइंस। तो आपने दो समांतर रेखाएं यहां पे खींच दी कॉर्नर पे, बस चेक हो गया क्रॉस्ड चेक। क्या मतलब हुआ इसका? आपको यहां जगह नहीं मिल रही, आप दोस्तों यहां पे खींच दो, राइट। अगर हम बात करें, सो सर आपके जैसा कोई इकोनॉमी नहीं पढ़ा सकता, टॉपिक समझ आते हैं, बहुत बढ़िया, खुश रहो। नहीं, लेकिन ये गलत है। हिंदुस्तान में दोस्तों करोड़ों लोग हैं, एक से एक महान लोग हैं। बस अपन भी कोशिश करते हैं कि अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा दें और बढ़िया, है ना सर। तो अमृता मिश्रा कह रही है कि सर, थैंक यू अमृता, थैंक यू यार अमृता, है ना। तो अगर हम बात करें तो भैया ये बताओ समझ में आ रहा कि नहीं, पहले ईमानदारी से बताइए, बिल्कुल ईमानदारी, 100%, राइट। तो अभी अभी ये मत कहना आ रहा है, अभी समझाया कहाँ हमने है कि नहीं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे लाइनें खींच दो या यहाँ पे, लेकिन जनरली हम यहाँ पे खींचते हैं, तो हो गया वो क्रॉस्ड चेक। अब इसका मतलब क्या हुआ भैया कि ये क्रॉस्ड चेक है। इसका मतलब क्या दोस्तों, इसका मतलब ये कि इस चेक का जो पेमेंट है, जैसे मैंने मान लो दे दिया राम सिंह को, ये चेक मैंने दे दिया राम सिंह, अमाउंट आप भर लेना कुछ भी। दोस्तों राम सिंह को दे दिया, अब राम सिंह इस चेक का पेमेंट अपने अकाउंट के माध्यम से ले पाएंगे। मतलब राम सिंह को क्या करना पड़ेगा, इस चेक को अपने अकाउंट में जमा करना पड़ेगा और उनके अकाउंट में मेरी बैंक से पैसा जाएगा। तो इसको मैं बोलूंगा क्रॉस्ड चेक। इसी तरह से ओपन चेक क्या होता कि भैया ये जो चेक है, आपने इसमें ये दो लाइनें नहीं खींची। ध्यान सुनना, आज आपको मैं कितनी बेहतरीन बात बताता हूं। आपने ये दो लाइनें नहीं खींची, द चेक बिकेम ओपन चेक, द चेक बिकेम ओपन चेक। अगर आप ये दो लाइनें नहीं खींचते हैं तो वो चेक जो है वो एक ओपन चेक हो जाता है, ओपन चेक हो जाता है। इसका मतलब दोस्तों लो मैं बता देता हूं, ये चेक एक ओपन चेक हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप इस चेक को बैंक के काउंटर पे ले जाओ, बैंक के काउंटर पे ले जाओ, राइट, और बैंक से कहो लाओ पैसा दो मुझे। दोस्तों बैंक आपको कैश निकाल के दे देगी तुरंत हाथ में। दिस इज कॉल्ड ओपन चेक। बोलो जय हो, अगर कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो, राइट। तो सुशील कुमार शर्मा कह रहे हैं सर मैंने एक टीचर से इकोनॉमी पढ़ा था, तब मुझे इकोनॉमी बहुत कठिन लगा था, लेकिन आप पढ़ा रहे हैं तो लग रहा है कि इकोनॉमी जैसा आसान सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। खुश रहो बेटा, राइट। स्तुति कुमारी उसके नीचे कह रही सर आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कि ऑनलाइन क्लास है। बेटा प्रॉमिस करके आया था, तो बोलो समझ गए। तो देखो क्रॉस्ड चेक का पेमेंट अकाउंट में जाता है,
इसका पेमेंट कैश में मिल जाता है, दैट्स इट। इसी तरह से एक आओ बता दें बियरर चेक क्या होता है, राइट। देखो ध्यान से समझना, तुम लोग कहोगे वाह गुरुजी समझ गए, चेक के देख लो, चेक लो, मैं तुम्हें ऑनलाइन दिखाता हूं चेक, कनेक्टेड होगा, नेट कनेक्ट है इसमें। अगर मैं आपको दिखाऊं चेक, राइट, तो देखो चेक कैसा होता है, और डायरेक्ट दिखाते हैं, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। CHEQUE चेक देखा तो सबने है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा यहां दिखाता हूं, तुम लोगों को लगेगा यस ये तो हमने कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया, राइट, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं। देखो दोस्तों ये चेक है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमने देखा एक क्रॉस चेक, ओपन चेक, ऐसी ही एक होता है ऑर्डर चेक, और एक होता है बियरर चेक। एक होता है ऑर्डर चेक, एक होता है बियरर चेक, राइट। तो ये ऑर्डर और बियरर का मतलब समझ लो। देखो दोस्तों यहां पे लिख दिया पे इतना इतना, अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो यहां पर ये दो लाइनें अगर आपने खींच दी तो ये क्रॉस चेक हो गया, इसका पेमेंट अकाउंट में जाएगा। अगर आपने दो लाइनें नहीं खींची तो ये ओपन चेक हो गया, कैश मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखना जरा ध्यान सुनना सारे लोग, आपने लिख दिया पे राम सिंह, राम सिंह, और लिखा रुपीज, मान लो 1 लाख ओनली, और यहां पे लिख दिया 1 लाख, राइट, ये लो लिख दिया आपने 1 लाख, है ना। अब ध्यान से समझना क्या लिखा, कि आप बैंक को ऑर्डर दे रहे हो कि बैंक, सुनो ध्यान से, बैंक पे राम सिंह, अमाउंट 1 लाख ओनली। बैंक कहेगी ओके, बैंक कहेगी ओके। दोस्तों दिस इज कॉल्ड ऑर्डर चेक। तो मैंने कहा चेक, एक होता है ऑर्डर चेक, सिंपल सी बात है। अब आप कह लो कि अगर आपने यहां पर दो लाइनें खींच दी, देखो यहां पे लिखा है कि पे राम सिंह को या उनके आदेश पर ऑर्डर, सीधी सी बात है। अगर हम बात करें, आप ये लिखा है यहां पे राम सिंह, ध्यान समझना, राम सिंह, और आपने ये और ऑर्डर काट दिया है ऐसे, पहली बार सुन रहे होगे जीवन में, कहोगे गुरुजी कहां से लाते हो इतना ज्ञान। दोस्तों आपने ये और ऑर्डर काट दिया, तो ये ऑटोमेटिकली बियरर चेक बन गया, ये बियरर चेक बन गया। इसका मतलब ये है कि आपने कहा पे राम सिंह या उनके आदेश पर, इसका मतलब है कि भैया ये राम सिंह को पे कर दो। साफ साफ देखो भाई साहब, क्या चेक ही लिखा है, इतने बारीकी से कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया कि देखो लिखा भुगतान करो राम सिंह को या उनके आदेश पर, क्योंकि आपने और ऑर्डर काट दिया, इसका मतलब उनके आदेश पर किसी को भी दे दो। लेकिन यहां तो और ऑर्डर लिखा है, लेकिन अगर आप कुछ चेक में देखें, अगर थोड़ा सा हम आराम से इसको देखते हैं, लेकिन इतना आराम से देखने की जरूरत नहीं है, चेक के बारे में तो पढ़ नहीं रहे। कुछ चेक में क्या लिखा होता है, और ये देखो ये मिल गया मुझे, ये मुझे मिल गया। कुछ चेक में लिखा होता है, देखो यहां पे दिखाते हैं, इतने सारे ये चेक के टाइप्स हैं। कभी क्योंकि हम यहाँ बैंकिंग की क्लास तो ले नहीं रहे जो आपको इतने डिटेल में सब कुछ बताएं, है ना। तो देखें, बस आप ऐसे ही थोड़ा समझ लो कि हम क्या बातें कर रहे। इसे देखो क्या लिखा है, ये देखो इस चेक में क्या लिखा, पढ़ो, ये क्रॉस है और लिखा पे राहुल शर्मा और बियरर। तो अगर आपने दोस्तों इस और बियरर को काट दिया तो ये बन जाता है ऑर्डर चेक। अब ये ऑर्डर चेक हो गया। अगर आप और बियरर को नहीं काटते हो, अब ये बियरर चेक हो गया। अपने आप पढ़ो दोस्तों, यहां पे लिखा है पे राहुल शर्मा या धारक को, राइट, या धारक को। नहीं दिख रहा भैया, काय डंडा कर रहे, नहीं दिख रहा तो हम बोल तो रहे हैं नहीं दिख रहा। अब ये भी देखने की चीज है क्या कोई? अबे जो देखने की होती है वो देखते नहीं है, जो देखने की नहीं होती कहते नहीं दिख रहा, राइट। दोस्तों दिस इज कॉल्ड और बियरर। इसका मतलब होता है, हम अगर यहां पे बात कर रहे थे चूंकि अपने बॉन्ड्स में, कि बियरर बॉन्ड, डबल थम्स अप करो, क्या बात समझ गए नहीं कि बियरर बॉन्ड किसे कहते हैं? जल्दी से बताओ।
कि बियरर बॉन्ड का मतलब है जो उसको धारण करके लाएगा उसको पेमेंट मिल जाएगी। इस पर किसी का नाम ही नहीं लिखा होता है। चलो थैंक यू सो मच। आगे देखो दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं चेक में, तो ये दो तरीके के चेक और होते हैं। ये आपने अपनी कॉपी में पहले ही नोट्स में लिखे हैं, राइट। दोस्तों एक लिखा है आपने बॉन्ड्स में रिडीमेबल बॉन्ड्स, प्रतिदेय बॉन्ड्स, और यहां पे लिखा है इररिडीमेबल बॉन्ड्स, गैर प्रतिदेय बॉन्ड्स। अगर हम बात करें कि रिडीमेबल और गैर रिडीमेबल क्या होते हैं, एक लाइन में समझ में आ जाएगा, क्या चिंता कर रहे हैं। दोस्तों रिडीमेबल बॉन्ड्स का मतलब है, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में कहें तो इन बॉन्ड्स का आपको ब्याज भी मिलता है एवं दोस्तों आपको मूल रकम भी मिलती है, मूलधन। तो ऐसे बॉन्ड्स जिस पर ब्याज भी मिल जाए और आपको मूलधन जो आपने लगाया वो भी मिल जाए, तो उसे बोलते हैं प्रतिदेय बॉन्ड, राइट। रिडीमेबल बॉन्ड, क्या बात समझ गए। मान लो आपने 1 लाख रुपए बॉन्ड पे लगाया, तो आपने अगर रिडीमेबल बॉन्ड्स है तो इसका मतलब है कि आपने 1 लाख रुपए लगाया, राइट। तो प्रदीप जी पूछ रहे हैं प्रति जी की तबीयत कैसी, पिताजी की। तो तबीयत क्या बेटे, आज पापा की एंजियोग्राफी हुई है और कल सवेरे सवेरे 8 बजे पापा का ऑपरेशन है ना। और ये मान लो इस पूरे वर्ल्ड का हार्ट का सबसे टफ ऑपरेशन है, और उस ऑपरेशन में डॉक्टर ने आज बताया, विद्या माता की कसम, 3 घंटे से ऊपर लगेगा, राइट। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, परमात्मा सब देखेगा। काम सब ईमानदारी से करें अपना, वहां डॉक्टर काम ईमानदारी से करे, यहाँ मैं अपना काम ईमानदारी से करूं और आप अपना काम ईमानदारी से करें, बस दोस्तों काम हो जाएगा। अभी जस्ट आया घर पे, 8 बजे पहुंचा, आपके पास 8:30 बजे आ गया। क्लास खत्म करके फिर हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा, यहाँ से 40 मिनट लगते हैं, राइट। फिर पहुंच जाऊंगा, रात भर रहूंगा पापा के साथ, थोड़ा मोटिवेट करूंगा उनके साथ रात भर, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है उनका। तो बस ईमानदारी सीखें आप लोग जीवन में। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं दोस्तों, हर एक व्यक्ति अगर जीवन का ईमानदार और सत्यनिष्ठा पूर्ण हो जाए, दोस्तों चोरी चकारी समस्याएं सब अपने आप शांत हो जाए, राइट ना। बस ईमानदार रहिए हर जगह। आपके पिताजी माताजी ने आप पे भरोसा किया, आपको टाइम दिया, आपको कहा बेटा पढ़ो, है ना, और आपसे कहा बेटा पढ़ो और आप सिलेक्ट होके दिखाओ। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई करी दोस्तों, एसडीएम नहीं, डीएम तक जाके रुकना है, याद रखना। कम ऑन यस दोस्तों, आइए। तो क्योंकि बहुत बहुत तगड़ा ऑपरेशन है, मैं तुम्हें बता देता हूँ थोड़ा, अगर तुम कहीं मारो सर्च वर्च करोगे, CRT-D डलेगा पापा को। दिस इज द हार्ट का बिल्कुल लास्ट मतलब होता है, बहुत बहुत सबसे, तुमने सुना होगा स्टंट, वो तो बच्चे होते हैं, स्प्रिंग होती है, जाती है यहाँ से और डल जाती है, वो तो एक छोटी सी स्प्रिंग है। लेकिन ये भाई साहब इतना बड़ा डिवाइस होता है, वो डले जाएगा यहाँ पर। कभी समझाएंगे, मिलेंगे कभी, तब पहले आप ये समझ लो। तो रिडीमेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो रिडीमेबल बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है कि रिडीमेबल बॉन्ड्स का मतलब होता है दोस्तों कि आपने 1 लाख रुपए मिलाया, आपने 1 लाख रुपए लगाया, तो आपको 1 लाख रुपए भी मिल जाएगा और साथ में जो ब्याज है वो भी मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड रिडीमेबल बॉन्ड्स। और अगर हम बात करें इररिडीमेबल बॉन्ड्स, ये क्या होते हैं, तो इररिडीमेबल बॉन्ड्स, थैंक यू सो मच यार, आप सभी लोगों का इतना प्यार, इतनी विशेष, हे प्रभु सब कुछ सही रहे, है ना। चलो अगर हम बात करें इररिडीमेबल बॉन्ड्स, तो इसमें क्या होता है, ये यहां पर आपको सिर्फ ब्याज मिलता है, सिर्फ ब्याज मिलता है एवं मूलधन नहीं मिलता, एवं जो मूलधन है आपका, जो मूलधन है वो कभी नहीं मिलता, सिर्फ ब्याज मिलता है। ये आपने अपने पीडीएफ में लिखा होगा, राइट। सो आई होप आप लोग समझ गए कि व्हाट इज द थिंग, और कितनी ये सब आप लोगों को बातें समझ में आ गई। कि जल्दी से मुझे बताइए, रिडीमेबल और इररिडीमेबल समझ में आया कि नहीं, राइट। तो दिस इज कॉल्ड रिडीमेबल बॉन्ड्स एंड दिस इज इररिडीमेबल बॉन्ड्स। तो प्रतिदेय और गैर प्रतिदेय, देखो प्रतिदेय मतलब यहाँ पे ब्याज भी और मूलधन भी देना है,
गैर प्रतिदेय, जहां पे सिर्फ ब्याज मिलता रहेगा, मूलधन नहीं मिलेगा आपको। ये सब आपने कॉपी में लिख रखा, मैंने नोट्स में दे दिया आप लोगों को। मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड, राइट। यस, निरंकारी है, निहारिका कुमारी एग्जाम्पल दे दिया आपको कि 1 लाख रुपए निवेश किया तो सिर्फ 1 लाख भी मिल जाएगा और ब्याज भी मिल जाएगा, दिस इज कॉल्ड प्रतिदेय। और आपने 1 लाख निवेश किया तो अपना 1 लाख भूल जाए, बस ब्याज लेते जाए, राइट। तो आई होप आप समझ गए बहुत अच्छे से। तो दोस्तों आगे समझिए जरा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। व्हाट इज इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड? थोड़ा कॉमन सेंस से सुनना, और आज आपको एक बढ़िया बात सिखाते हैं, लेकिन जिस दिन पढ़ा रहे थे उस दिन नहीं सिखाई थी, क्योंकि सस्पेंसिव स्टडी मेथोडोलॉजी है मेरी पढ़ाने की। क्या सेंटेंस कहां और कब बोलना है किस क्लास में, ये मैं वहीं बोलूं। आप याद करो दोस्तों, मैंने आप लोगों को एनएससी पढ़ाया था, राइट। ये सब चीजें आपने लिख ली हैं। एनकेवीपी पढ़ाया था, किसान विकास पत्र, और भी सारी चीजें पढ़ाई थी। लेकिन आप थोड़ा सा याद करना, थोड़ा याद करना। तो दोस्तों एक एनएससी होता है, एक केवीपी होता है। थैंक यू मिश्रा जी, थैंक यू। एक एनएससी होता है, एक केवीपी होता है। यह इतने बहुत सारी चीजें होती हैं। उस दिन जब मैंने किसान विकास पत्र आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था इसमें पैसा 115 मंथ्स में डबल हो जाएगा। आज लिखवाने का ज्यादा नहीं है, सब कुछ लिखने के लिए मैंने आपको दे दिया है। और आप दोस्तों ऐसा मत समझना कि मैं ये क्लास ऑफलाइन ले रहा हूं इसलिए दूंगा। और इत्तेफाक ऐसा है कि फाइनेंशियल मार्केट में मैं 2 नोट्स बच्चों को देता हूं और बच्चे उसको नोट करते हैं, राइट। तो आप चाहे अपने सीनियर्स से पूछ लीजिए, सीनियर्स बोले तो जो लास्ट बैच में थे उन्हें भी मैंने टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स दिया था। और ये जो नेक्स्ट आज नोट्स दूंगा या आज या कल तक, तो वो भी दोस्तों आप लोग उसे सैटरडे संडे में लिखेंगे, बढ़िया है ना, या मैं जब दूंगा तब लिखेंगे उसको। तो दोस्तों ये फाइनेंशियल मार्केट के 2 नोट्स देता हूँ, ऐसे कुछ आगे भी मिलेंगे आपको। जो बहुत ज्यादा लिखने की चीजें होती हैं उन्हें मैं थोड़ा क्लास में अवॉइड करता हूँ और समझाने पे ज्यादा बिलीव करता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, राइट। तो ऐसा मत सोचना, नहीं तो सोच है भैया पता नहीं किसकी, कोई कहने लगे भैया देखो ऐसा है गुरुजी, तुम लिखवा नहीं रहे, नोट्स दे दिए। तो हर टॉपिक का एक अपना मोड है। तो दोस्तों देखिए, किसान विकास पत्र मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था भैया देखो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि पैसा लगाओ 115 महीने में दुगना पाओ। तो आप मुझे एक बात बताइए कि किसान विकास पत्र में जो आपने पैसा लगाया और जो पैसा आप लोगों को दुगना मिलेगा कब? 115 महीने, मतलब 9 years 8 months, 9 years 8 months, बताइए, राइट। अब भाई साहब ये बताइए, क्या मेरे अकॉर्डिंग, उस दिन तो मैंने पढ़ा दिया था इनका इंटरेस्ट रेट कब बढ़ेगा कब घटेगा, क्यों बढ़ेगा क्यों घटेगा, बढ़ने घटने से इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अपन को सब आता है और अपने स्टूडेंट को सब आता है। कम ऑन एवरीवन, आज ये बात नहीं करेंगे, आज इसके अंदर से कुछ और ज्ञान देंगे आपको कि भाई साहब ये बताइए आपने 2 लाख रुपए लगाए और 2 लाख रुपए आपके 9 साल 8 महीने बाद आपको दुगना मिलेगा। तो बताइए भाई साहब, हमारे जैसा समझदार बंदा क्या कभी अपना पैसा केबीपी में इन्वेस्ट करेगा? बताइए आप। दोस्तों इसमें डैश किस्म के लोग इन्वेस्ट करते हैं, और डैश का मतलब तुम अपने आप भरो। कहा भैया सरकार को पैसा दे दिया तुमने, 115 महीने बाद दुगना मिल रहा, इतने 10 साल बाद, लगभग मान लो 10 साल बाद दुगना मिल रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये एक तरीके का सबसे बकवास इंस्ट्रूमेंट है। ये जिनको फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं होती
और जो डॉक्टर भरत के स्टूडेंट नहीं होते वही इसमें इन्वेस्ट करते, लेकिन आज के बाद आप इनमें कभी इन्वेस्ट नहीं करोगे, राइट। तो थैंक यू डिम्पी, थैंक यू। मतलब मेरी बात समझ गए आप, लेकिन आओ मैं आपको एक रास्ता दिखाता हूं। व्हाट इज इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड, मुद्रास्फीति अनुक्रमित बॉन्ड। ध्यान से समझना मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, कि अगर मैं बात करूं कि इसमें होता क्या है कि जो प्रिंसिपल है ना आपका, प्रिंसिपल अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब जो मूलधन है जो आपने निवेश किया, जो मूलधन है, सुनते जाना सारे लोग ध्यान से, जो मूलधन है आपने निवेश किया, वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग जैसे इन्फ्लेशन होगा उसके अकॉर्डिंग उसका मूलधन चेंज हो जाएगा, मूलधन में परिवर्तन हो जाएगा। एंड इंटरेस्ट रेट रिमेन सेम, जो ब्याज दर है वो समान रहता है, ब्याज दर समान रहता है। नहीं, बियर चेक में ना, अबे गधा हिमांशु, चेक में नाम तो हमेशा किसी ना किसी का लिखा ही रहेगा गधा, उसमें लिखा है पे राम शर्मा और बियरर, या तो राम शर्मा को दे दो या धारक को दे दो, जाओ मौज। ध्यान से समझना इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड क्या होता है, देखो आओ तुम्हें सरल भाषा के एग्जाम्पल से समझाएं। आपने 1,00,000 रुपए लगाया, 1,00,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ 10% एंड फॉर 10 ईयर्स। लो जी ध्यान समझना, आपने 1,00,000 रुपए लगाया, 1,00,000 रुपए 10% के आधार पर फॉर 10 ईयर्स। ध्यान सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग बात करने जा रहा हूं। आपने 1,00,000 रुपए 10% पर 10 साल के लिए लगाया, तो आपको मान लो हर साल 10-10% मिलना है ना। तो आप लोगों को कुल मिलाकर 1,00,000 का 10% है ना। अब आप इसको जोड़ते रहो घर पे बैठकर। अब ऐसा भी ये बताइए कि जो 1,00,000 रुपए का 10% अपन मान लेते हैं कि पहले इसको 1 साल के लिए निकालते हैं, तो ओहो कहां चला गया यार, सब कुछ गायब हो गया, चलो कोई बात नहीं। अगर आपने मान लो रुपीस 1,00,000 इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ 10%, तो आपका 1,10,000 हुआ, है ना। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जब 1,10,000 हुआ, ये 1 साल का हो गया, इसी तरह से आपको 10 साल में 10-10,000 रुपए का 10-10,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा, तो 10 साल में आपका कितना हो गया, 10-10,000 से 1,00,000 हो गया। तो कुल मिला के अगर आप फॉर 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप लोगों को जो पैसा मिलेगा, आप लोगों को जो पैसा मिलेगा फॉर 10 ईयर्स, तो आपको पैसा मिल जाएगा दोस्तों 2,00,000 रुपए। बताओ यही हुआ ना। इस 2,00,000 में आपका प्रिंसिपल अमाउंट 1,00,000 का है, और आपका जो इंटरेस्ट है, ब्याज दर है, वो आपका 1,00,000 हो गया। तो आप लोगों को ये 2,00,000 रुपए मिल गया। यही है ना, जनरली जो बॉन्ड होता है वो यही होता है। लेकिन आप भाई साहब ये बताइए दोस्तों, अब ये बताइए कि इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड क्या कहता है कि जो आपका प्रिंसिपल है वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मतलब समझो,
अब आप जरा ध्यान से समझो, जो लोग बहुत होशियार हैं, जिनने मेरी इन्फ्लेशन की क्लास पढ़ी है, जो होशियार नहीं थे वो होशियार हो गए हैं, वो बहुत अच्छे से मेरी एक बात समझ गए कि भाई साहब, इन्फ्लेशन में, मुद्रास्फीति में जो मनी है उसकी क्रय शक्ति, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए उसकी परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब आप मुझे बताओ, भाई साहब, कि 1 लाख रुपए जो आपको ब्याज मिलेगा, या ये 2 लाख की वैल्यू, क्या 10 साल बाद इन्फ्लेशन भी तो आएगा? बताओ, आएगा कि नहीं इन्फ्लेशन? अपने आप दिमाग लगाओ दोस्तों, इकोनॉमिक्स दिमाग लगाने वाला सब्जेक्ट है कि भाई साहब, अगर मान लो इकोनॉमी में 10% का एवरेज इन्फ्लेशन हो जाता है, बताइए 10% का अगर इन्फ्लेशन है, आप तो इन्फ्लेशन के मास्टर हो गए भैया, तो ये बताइए कि जो 1 लाख तुम्हारा ये मूलधन था और 1 लाख रुपए ब्याज मिला और इन्फ्लेशन भी 10% का है और 10% का इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो आपके 2 लाख की वैल्यू तो बराबर 1 लाख ही हो गई। जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात सब समझ पाए या नहीं? मुझे पता है इसमें कुछ बच्चे जिनका दिमाग ही नहीं चलता, जिनके जब नंबर्स आते हैं तो उनका दिमाग कुल बुलाने लगता है, उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो बताओ भाई साहब, 10% का इन्फ्लेशन, 10% का ब्याज दर, देखो सब लोग कह रहे समझ गए, 10% का इन्फ्लेशन, 10% का ब्याज दर, मतलब जितना इन्फ्लेशन हो रहा है उतना ही ब्याज मिल रहा है। बताओ भाई साहब, अच्छू फायदा बहुत तुम्हें। तुम, अरे जो नहीं समझ पा रहे यार, बिल्कुल सरल भाषा में समझ ले, हमारे सामने कैमरा लगो, जो 1 लाख रुपया को है, 10 साल बाद जो कैमरा होगा 2 लाख को, क्यों? 10% का इन्फ्लेशन है, 10 साल बाद हो गया 2 लाख का। लो रिपीट कर रहे सोनी, 1 लाख रुपए का ये कैमरा है, 10 साल बाद ये कैमरा हो जाता है 2 लाख का। ये वाला तो नहीं, लेकिन जो ये कंपनी का बाजार में जो कैमरा है वो 2 लाख का। अगर आपने 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे, राइट, और आपको 2 लाख रुपए मिले, अब आप सेम कैमरा लेने गए बाजार में, तो 1 लाख की जगह वही कैमरा आपको 2 लाख का मिल रहा, तो आपने कोई पैसा सेव कर पाया क्या? दोस्तों, आनंद तो तब है जब आप 1 लाख रुपए लगाएं और आपको जो कैमरा आज 1 लाख का मिल रहा है, आप इन्फ्लेशन रेट को बीट कर पाए। वो होते हैं गुड इन्वेस्टर्स। इन्फ्लेशन रेट को बीट कर पाए, अब तो आपके इन्वेस्टमेंट का फायदा है, नहीं तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट किस काम का आएगा? कि आज आपने जो गोल्ड पे 1 लाख रुपए लगा दिया, और दोस्तों मान लो 10 साल बाद जो गोल्ड है वो हो जाए 10 लाख का, और जो आपने पैसा लगाया तो उसकी इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। मुझे लग रहा है आप लोग बहुत अच्छे से मेरी बात समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा था, लेकिन अब क्या कहूंगा आप समझना। अगर दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए और इंटरेस्ट रेट सेम रहे, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। आओ बेटा दिखाते हैं तुम्हें, यहां 1 लाख रुपए आपने लगाया, राइट, अब 10% का इन्फ्लेशन है, तो आप कर दो इसको 10% निकाल लो, तो इसका 10% कितना आ गया? 1,10,000। 1,10,000। दोस्तों अब आपको 1,10,000 का इंटू 10%, दोस्तों ये था इन्फ्लेशन और ये आपका है इंटरेस्ट। अब आपका जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 1,10,000 पे लगेगा, ना कि दोस्तों सिर्फ 1 लाख पे। बताओ मुझे, क्या इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड समझ में आ गया है? नहीं, ईमानदारी से बताइए, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड का मतलब है मेरे प्यारे साथियों कि इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड का मतलब है कि जितना इन्फ्लेशन होगा वही अमाउंट प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा। तो आपने 1 लाख का 10% निकाला, 10,000 आ गया, तो आपका अब जो नया प्रिंसिपल बन गया ये आपका न्यू प्रिंसिपल है।
तो अब सरकार आपसे कहेगी कि देखिए भाई साहब, ऐसा है कि आपने 1 लाख नहीं लगाए थे, आपने लगाए 1 लाख थे, लेकिन हम उन्हें समझेंगे कितना, 1,10,000। अब आप लोगों को दोस्तों 1,10,000 पर 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। आपने इन्फ्लेशन को बीट कर दिया और ये कैमरा भी खरीद लोगे और कुछ पैसा जेब में डालकर भी आ जाओगे। ईमानदारी से बताओ, क्या मेरी बात समझ गए या नहीं? तो दोस्तों, दिस इज कॉल्ड द इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स, राइट। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक स्टेटमेंट पढ़ता हूं। अब इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड का एक मैंने कुछ रखा था आप लोगों के लिए, थोड़ा सा मैं उस स्टेटमेंट को पढ़ता हूं, अगर मुझे मिलता है तो, नहीं मिलता है तो कोई बात ही नहीं, राइट। मेरा जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड, एंड आई होप आप ये बातें बहुत अच्छे समझ गए कि इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड क्या है। जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, मैं कुछ देखता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। बाकी सारे लोग मुझे बताइए कि इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड समझ में आया कि नहीं। हाँ देखो, मैं एक पढ़ रहा था, एक स्टेटमेंट लिखा कि द रियल कूपन इंटरेस्ट रेट ऑन आईआईबीज इज फिक्स्ड बट द नॉमिनल प्रिंसिपल वैल्यू एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। तो जो रियल कूपन इंटरेस्ट रेट है, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम रहता है। इंटरेस्ट रेट मैंने आपसे कहा, जो ब्याज दर है वो सेम रहती है, लेकिन जो नॉमिनल प्रिंसिपल वैल्यू है, 1 लाख रुपए की जो प्रिंसिपल वैल्यू थी वो चेंज हो जाती है, वैसी को कहते हैं, राइट। तो क्या ईमानदारी से बताइए, तो हम ये भी कह सकते हैं, आप एक लाइन लिख लो अपनी कॉपी में, एक लाइन लिख लो अपनी कॉपी में, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड जहां आपने लिखे थे वहां ये एग्जाम्पल भी बना सकते हो। और आज लिखने का कुछ नहीं है, लिखने का काम मैं दे दिया था, आज सिर्फ समझाने का है। एक लाइन लिख लो, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग। तो एक लाइन लिख लो बस इसमें, द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट ऑन इट्स बोरोइंग्स। बस इतना लिख लो, सरकार अपने ऋणों पर, सरकार अपने ऋणों पर, हाँ इसमें मैंने तो ये सरल भाषा में बताया आपको, लेकिन एक्चुअली बॉन्ड पे जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको हमेशा, जो बॉन्ड पे जब आप इन्वेस्ट करोगे, राइट, सर खूब अच्छे से समझ में आ रहा है, थैंक यू कुमार रजनीश एंड थैंक यू एवरीवन, राइट। पहले इसमें लिखो, सरकार अपने ऋणों पर कूपन दर को कम कर सकती है, कूपन दर को कम कर सकती है, राइट। तो बस इतनी सी बात आपको समझना है बस, और इसमें कुछ था नहीं। सो इसे कहते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। तो बस आपको, मुझे लग रहा है समझ में आ गया हो तो जल्दी से मुझे बता दें, सो दैट हम बहुत आगे बढ़े। तो बहुत ज्यादा है नहीं, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड जब भी आप पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन इससे 2-3 साल पहले ही आया था, उसमें ये स्टेटमेंट लिखा था, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया कि आप कंफ्यूज ना हो, कि द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट ऑन इट्स बोरोइंग्स। मतलब कि अगर हम बात करें तो इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि आप अभी ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ी देर बाद और क्लियर हो जाएगा, थोड़ा मुझे और समय दें बस। बाकी आप इतना से याद रखें कि इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड में प्रिंसिपल की वैल्यू इन्फ्लेशन से अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, इंटरेस्ट रेट समान रहता है, दैट्स इट। चलो, नेक्स्ट है सोवरन गोल्ड बॉन्ड। तो मेरे प्यारे साथियों, एक स्कीम आई थी भारत सरकार की, ये लगभग बात चल रही है 2015-15 के आसपास, राइट, 2015-15 के आसपास, जिसे हमने कहा था गोल्ड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। क्या था ये? उसी के अंदर हमारी सरकार ने सोवरन गोल्ड बॉन्ड नाम की एक स्कीम निकाली। बहुत बढ़िया समझना मेरे प्यारे साथियों, ये सोवरन गोल्ड बॉन्ड है क्या? यहां से शुरू करते हैं कहानी को कि वी द इंडियन पीपल आर गोल्ड लवर। दोस्तों, हम लोग गोल्ड लवर हैं, बताओ हैं या नहीं?
वी द इंडियन पीपल आर गोल्ड लवर, स्पेशली हमारी महिलाएं। लड़कियां तो मैं नहीं कहूंगा, लड़कियां भी कह सकता हूं, लेकिन महिलाएं बताइए क्या गोल्ड लवर हैं या नहीं। आजकल तो आदमी भी हो रहे, पुरुष देख रहा, पता नहीं, देखते हैं अपन यूट्यूब या लाइक उस पे इंस्टा वगैरह पर, बड़ी बड़ी माला वाला कड़ा वड़ा, भैया अपन तो घड़ी भी नहीं पहनता, देसी आदमी, बिल्कुल जमीनी आदमी, बोलने में थोड़ा कड़क, अंदर से नरम, राइट, और बिल्कुल दिखावा नहीं, सादा जीवन बस जियो। दोस्तों अब भाई साहब ये बताइए कि वी द इंडियन पीपल आर गोल्ड लवर। जब हम लोग गोल्ड लवर हैं तो हमारी सरकार को हमारे देश के लोगों की गोल्ड की डिमांड को पूरा करने के लिए हर साल टन्स ऑफ गोल्ड भारत में इंपोर्ट करना पड़ता है। कहानी को ध्यान सुनना, जब हम टन्स ऑफ गोल्ड विदेश से इंपोर्ट करते हैं तो बताइए भाई साहब, भारत सरकार को उसका पेमेंट भी करना पड़ेगा या नहीं? कमेंट करो और बताओ, क्या भारत सरकार को उसका पेमेंट भी करना पड़ेगा कि नहीं? और दोस्तों इतना टन्स ऑफ गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारे देश से फॉरेन करेंसी फॉरेक्स रिजर्व विदेशों में जाता है, तो हमारे देश का फॉरेक्स रिजर्व भी कम हो जाता है, राइट। मोहम्मद आनंद कह रहे हैं सर मेरी एक डैश गर्लफ्रेंड बनी थी, बोली फर्स्ट मीटिंग में गोल्ड की नोज पेन लाना, मैं मिलने ही नहीं गया। बहुत बढ़िया किया बेटा, तुम बच गए, नहीं तो तुम्हारा डैश हो जाता, राइट। तो दोस्तों सुनते जाओ बस मेरी बात, कि अगर मैं बात करूं तो हमारी भारत सरकार को जब टन्स ऑफ गोल्ड, मतलब लोगों की फिजिकल गोल्ड, सुनते जाना, सब लिख रखा है आपने, ये लोगों की फिजिकल गोल्ड की नीड को पूरा करने के लिए, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे देश में टन्स ऑफ गोल्ड इंपोर्ट करना होता है। फिजिकल गोल्ड मतलब भौतिक गोल्ड। भौतिक गोल्ड का मतलब क्या है, इतना ही नहीं दोस्तों, जो दिखता है भौतिक गोल्ड, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, थोड़ा और समझे, ना कि सिर्फ गोल्ड को इंपोर्ट, मतलब हम सिर्फ गोल्ड पर, हमारी महिलाएं गोल्ड को पसंद करती हैं ना, हमारे देश के लोग भी गोल्ड पर पैसा निवेश करते हैं। एक ये भी तो है, हम लोग क्या करते भाई साहब, कहते हैं गोल्ड के कॉइन्स ले लो, हम लोग क्या करते गोल्ड के बिस्किट्स ले लेते हैं, बोलो यस। हम लोग क्या करते गोल्ड के बार्स ले लेते हैं, जिन्हें बार्स नहीं पता, किटकैट खाई, मंच खाई, मंच आपने, या उसी तरह से पतली पतली जो चॉकलेट्स होती, मंच ही मान लो, मंच जो होती है ऐसी, दोस्तों उसी को बोलते हैं बार। तो हमारे देश के लोग गोल्ड के सिक्के खरीदते हैं, गोल्ड के बिस्किट्स खरीदते हैं, गोल्ड के बार्स खरीदते हैं, ना कि सिर्फ महिलाएं, मतलब हमारे देश के लोग गोल्ड पर अपना पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं। और दोस्तों इस गोल्ड की डिमांड को पूरा करने के लिए भारत सरकार गोल्ड का आयात करती है, और आयात करने के कारण हमारी फॉरेन करेंसीज विदेशों में जाती है। अभी मैं सिर्फ एक टर्म बताऊंगा, उसे समझाऊंगा नहीं, कब समझाऊंगा आप कनेक्ट कर लेंगे बाद में, और सब चैप्टर्स बाद में अपने आप इंटर रिलेटेड होते जाएंगे और आपको पूरी इकोनॉमिक्स समझ में आ रही होगी, वैसे भी अभी भी आ ही रही है। दोस्तों एक शब्द होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू लेखा घाटा। तो अगर मैं इसको बहुत सरल भाषा में बता दूं तो चालू लेखा घाटा का मतलब क्या है, तो चालू लेखा घाटा का मतलब है बस देख लो और समझ लो, और नहीं समझ पाए तो पढ़ना छोड़ दो, फिर तुम्हारा कुछ नहीं होगा। क्योंकि भैया एक सच्चा टीचर वो भी तो है कि जो अपने स्टूडेंट को सही रास्ता दिखाए, कि बेटा तुम्हारे बस की नैया और तुम रहने दो, काय को फालतू में तुम्हें मोटिवेट करते जाए और तुम्हारा समय बर्बाद हो जाए। क्योंकि दोस्तों समय बहुत बहुमूल्य है, राइट। तो भाई साहब जिन्हें समझ में नहीं आया कि इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम, तो ये क्या हो गया भाई साहब, अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो हमें ज्यादा
फॉरेन करेंसीज देनी पड़ेंगी, और अगर हम एक्सपोर्ट कम करेंगे तो जेब में फॉरेन करेंसी कम आएंगी, तो हम फायदे में या घाटे में, तो आप कहोगे घाटे में, तो उसी घाटे को बोलते हैं चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट। क्या है और डिटेल में बताएंगे लास्ट चैप्टर में, जब फॉरेन ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कहानियां समझाएंगे, आपको सिखाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, बताइए कि अगर हम गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए, राइट, जब हम गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए, तो क्या हमारी सरकार चालू लेखा घाटे में घुसती जाएगी और घाटा होता जाएगा? महिलाओं को गोल्ड चाहिए, लोगों को निवेश करना है, तो इसका सब्स्टिट्यूट 2015 में हमारी भारत सरकार ने निकाली, और इसका सब्स्टिट्यूट निकाला कि भाई साहब सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स। हमारी सरकार अब आपको एक पेपर पे लिख के देती है, आपको गोल्ड चाहिए कितना, आपने कहा गुरुजी हमें चाहिए 2 तोला, 2 तोला मतलब मान लो 20 ग्राम। सरकार कहेगी ठीक है भाई, सरकार आपको यहां पे लिख देगी 20 ग्राम गोल्ड, और मान लो रेट जितना भी चल रहा है उस हिसाब से आप सरकार को पेमेंट कर देंगे, और आपको ये एक पेपर मिल जाएगा, एक कागज। तो ये जो आप गोल्ड के कॉइन्स खरीदते थे, बिस्किट खरीदते थे, बार्स खरीदते थे, अब इन पर निवेश करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये भी चल रहे हैं, वो अलग बात है, वो तो चलते ही है, ट्रेंड है ये तो। लेकिन हमारी सरकार ने इनका एक सब्स्टिट्यूट निकाला कि आपको गोल्ड पे ही इन्वेस्ट करना है। तो जब गोल्ड पे इन्वेस्ट करना है तो आप भाई साहब सोवरन गोल्ड बॉन्ड पे इन्वेस्ट कर दो। अगर आप सोवरन गोल्ड बॉन्ड पे इन्वेस्ट करते हो, आप इन्वेस्ट करिए और आपको एक पेपर मिल जाएगा, उस पेपर को रखे रहिए, राइट, और आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड बाद आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल जाएगा। तो इसे हम कहेंगे सोवरन गोल्ड बॉन्ड। इसमें हमारे देश की सरकार ने क्या किया कि अगर हमारे देश के इंडिविजुअल्स खरीदते हैं उनके लिए अलग लिमिट बनाई, आप मुझे जल्दी बताओ, और अगर कोई संस्थान खरीदता है तो उसके लिए अलग लिमिट बनाई। आप जानते हो सोवरन गोल्ड बॉन्ड में मैंने बहुत बढ़िया से आप लोगों को लिख के दिया है कि अगर आप कोई इंडिविजुअल इसमें इन्वेस्ट करता है तो दोस्तों 1 ग्राम से लेकर 4 केजी तक, 1 ग्राम से लेकर 4 केजी तक आप सोवरन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हो, राइट। और अगर कोई संस्थान इस पर निवेश करता है तो आपको पता है कि संस्थान के लिए, अगर कोई संस्थान मान लो खान ग्लोबल स्टडीज, इनके पास पैसा आ गया, इनको लगता है चलो अपना इन्वेस्टमेंट कर दें, तो खान सर क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये 20 केजी तक का गोल्ड ले सकते हैं। कोई भी संस्थान, कोई भी कंपनी 1 ग्राम से 20 केजी तक। तो दिस इज कॉल्ड सोवरन गोल्ड बॉन्ड। मतलब आप बहुत अच्छे समझ गए कि दीज आर दोस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसमें लोगों को फिजिकल गोल्ड की नीड को पूरा करने के बजाय दोस्तों लोग कॉइन्स, बिस्किट्स या बार्स पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और दिस स्कीम इज कॉल्ड सोवरन गोल्ड बॉन्ड। बताइए सारे लोग, अंकिता कह रही सर आप इतने अच्छे से कैसे समझा देते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप बहुत अच्छे से समझ गए कि क्या है सोवरन गोल्ड बॉन्ड, है ना। गुड्डन कुमारी कह रही सर हमें इतने अच्छे से पढ़ाने के लिए थैंक यू। और आप ईमानदारी से बताइए, बिल्कुल दिल पे हाथ रख के हुए, क्या आपको 1% भी फील हो रहा है कि मैं आपसे बहुत दूर हूं? आप बिहार के किसी स्थान पे बैठे हुए हैं और दोस्तों मैं दिल्ली से क्लास ले रहा हूं। थिंग इज दैट बस आप दोस्तों बस पढ़ते जाइए। मैं चाहता दोस्तों छुट्टी ले लेता, नहीं पढ़ाता, लेकिन दोस्तों फिर मैं अपने काम के साथ दगाबाजी करता, जो डॉक्टर भरत कर नहीं सकता। कुछ भी हो जाए दोस्तों, काम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूं, फिर मैं कैसे ही ना फॉलो करूं, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, तो दिस इज कॉल्ड सोवरन गोल्ड बॉन्ड। आइए आगे ज्ञान देते हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक, मसाला बॉन्ड, राइट। मसाला बॉन्ड, व्हाट इज मसाला बॉन्ड, है ना।
कि अरे मोहम्मद आनंद कह रहा है कि सर कितने बजे तक क्लास लेंगे, बहुत भूख लगा है सर, रूम भी जाना। अबे तू क्या क्लास में ही पढ़ रहा है क्या मोहम्मद? अब भाई घर जा यार, है ना। तो दोस्तों कह रहे हैं, आरती कह रही सर सच में फर्स्ट टाइम इको पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और मौज लो मौज लो, ठीक है, अंदाज ही अलग है, वाह राइट। तो दोस्तों आइए मसाला बॉन्ड समझाते हैं। आपने ये सब चीजें कल लिखी थी अपनी कॉपी में, लेकिन आपको समझ में आज बहुत अच्छे से आ रही है कि क्या है ये चीजें। मसाला बॉन्ड क्या है भाई साहब? मसाला बॉन्ड, राइट। तो मसाला बॉन्ड किसे कहते हैं, बहुत ध्यान से समझना, बढ़िया तरीके से, चुटकियों में आपको समझ में आने वाला है। देखो दोस्तों, कोई एक इंडिया की कंपनी है, समझना, कोई एक इंडियन कंपनी है, भारतीय कंपनी है, और ये भारतीय कंपनी, इंडियन कंपनी, ये भारतीय कंपनी क्या करती है, ये फॉरेन कंट्री में सिचुएटेड है, फॉरेन कंट्री। ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि गोल्ड लोग क्यों इन्वेस्ट, लोग बॉन्ड पे क्यों इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड क्यों जारी करते हैं, पहले तो यहां से चलो। जैसे मैंने कल बताया, कोई भी कंपनी लाइक बॉन्ड जारी कर सकती है। तो सोवरन गोल्ड बॉन्ड का टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद इन्वेस्टेड अमाउंट मिलता है या फिर गोल्ड भी हाँ, तो आप इन्वेस्टेड अमाउंट ले सकते हैं, और गोल्ड तो नहीं, मतलब सिंपल ये तो बॉन्ड है, पेपर है एक तरीके का, है ना। तो बाकी मैं आपको, जैसे मैंने गोल्ड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम पढ़ाया था, मैं आपको बस बताना चाहूंगा, अच्छा सवाल था अदिति का शायद। तो मैंने आपको गोल्ड बॉन्ड पढ़ाया था, सॉरी मैंने कहा गोल्ड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। तो उसके अंदर अलग अलग स्कीम्स निकाली, सोवरन गोल्ड बॉन्ड जो मैंने भी पढ़ाया, गोल्ड कॉइन स्कीम, गोल्ड बुलियन स्कीम, तो आप थोड़ा पढ़िएगा उसके बारे में, लेकिन जरूरत नहीं, इसमें सिर्फ पेपर है, राइट। इसी में एक स्कीम थी कि आप अपना गोल्ड रख दो, उसके बदले पैसा मिल जाएगा आपको। तो ये सब बातें हैं ना, फिलहाल फिलहाल आप इसको समझो। लोग बॉन्ड क्यों जारी करते हैं, मान लो कल को खान ग्लोबल स्टडीज को पैसा चाहिए, तो खान ग्लोबल स्टडीज क्या करेगा, अपने केजीएस के बॉन्ड से निकालेगा, लोग इस पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, केजीएस के पास पैसा आ जाएगा। आरती आपका जवाब आएगा, जब केजीएस के पास पैसा आ जाएगा तो केजीएस उसी पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देगा, केजीएस उसी पैसे को अपने कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। भाई बॉन्ड तो इसीलिए जारी करते हैं, मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए। तो जैसे, ओए मिश्रा जी जवाब तुम मत दो, आरती का सवाल हमसे है, हमें देने दो, देंगे, आएगा, वेट करिए आरती, अभी पढ़ाएंगे, अभी फाइनेंशियल मार्केट चलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप समझो, एक इंडिया की कंपनी है, इंडिया की कंपनी फॉरेन कंट्री में है, मान लो टाटा, एग्जांपल ले लो टाटा, टाटा इज सिचुएटेड मान लो इन यूएस, और टाटा को यूएस में पैसा चाहिए कि यूएस के लोग उसमें इन्वेस्ट करें। बहुत ध्यान समझना, तब मसाला बॉन्ड समझ में आएगा। यूएस के लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करें और टाटा को मिल जाए वहां यूएस में पैसा, वो अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर पाए और कंपनी माला माल हो पाए, राइट। और कंपनी इन्वेस्ट करके माला माल हो, पैसा कमाए। लेकिन भाई साहब, अब अगर टाटा एक उल्टा काम करे, ये बताओ, यूएस के लोग तो डॉलर्स में इन्वेस्ट करेंगे। सारे लोग मेरे कमेंट का ध्यान से, मेरे कमेंट, मेरे सवालों पर ढंग से कमेंट करें, आपस में थोड़ी सी बातें कम करें, हाथ जोड़कर निवेदन है। वरना दोस्तों, आप अपने बाप से नहीं समझे तो आपसे कैसे समझोगे, ये डायलॉग आप जानते हो। इसलिए हम ज्यादा समझाने नहीं आए, पढ़ाने आए आपको, बस है, आपस में लगे पड़े, ज्यादा मन हो रहा है तो बताओ। दोस्तों, टाटा को यूएस में पैसा चाहिए, तो यूएस के इन्वेस्टर जब पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो डॉलर में ही करेंगे। लेकिन टाटा क्या करता है, यूएस में अगर टाटा रुपी रुपी
डिनोमिनेटेड रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू कर दे। मतलब दोस्तों ये टाटा यूएस में एक बॉन्ड जारी करे और उस बॉन्ड के ऊपर लिखा हो मान लो 1,00,000 रुपए, यूएस डॉलर नहीं लिखा, 1,00,000 रुपए लिखा है। सोचो यूएस में टाटा रुपी का बॉन्ड जारी करे, दिस इज कॉल्ड मसाला बॉन्ड। तो जब कोई भारतीय कंपनी विदेश में जाकर विदेशी मुद्रा में ना करके अपने भारतीय मुद्रा में बॉन्ड जारी करेगी तो उसे बोलेंगे मसाला बॉन्ड। अगर इसके बारे में डीप थिंक करेंगे तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी, लेकिन इतना सारा डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, राइट। बस इतना सा ध्यान से समझें कि दोस्तों मान लो $1 चल रहा है ₹50 का, आओ तुम्हें दे देते हैं मौज और तुम्हें बता देते हैं इससे फायदा क्या। फायदा तो तब समझ में आएगा उन लोगों को जो मसाला बॉन्ड समझ पाए हो। तो मसाला बॉन्ड एक लाइन फिर से मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया की कंपनी फॉरेन कंट्री में इंडियन रुपी में बॉन्ड इशू करे, दैट इज मसाला बॉन्ड। फायदा आओ दिखाते हैं, आओ दिखाते हैं। आप कहोगे वाह गुरुजी आनंद आ गया। मान लो $1 चल रहा है 50 रुपए में, 84, देखो केजीएस यूजर बता रहा है 84, कान में लगाएंगे जे बता, जब तुझे पता है तो मुझे पता नहीं होगा है? तो दोस्तों सोचने वाली बात है, तुम्हें पता है तो मुझे पता नहीं होगा। तो भैया देखो जब $1 50 रुपए का है मान लो, तो भाई साहब अब टाटा को कितना मिल जाएगा, 1,00,000 को डिवाइड कर दो 50 से, तो टाटा को मिल जाएगा $2,000। टाटा को मिल गया $2,000, बोलो मिल गया। लेकिन अब ये तो दोस्तों ये बताइए, ये मैंने आपको इंट्रोडक्टरी सेशंस में इन्फ्लेशन में समझा दिया डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। अब बताइए ज्यादा चांसेस क्या होते हैं कि इंडियन रुपी डेप्रिशिएट करेगी या एप्रिशिएट करेगी? ज्यादा चांसेस इन जनरल, मतलब हम हमेशा इतिहास को देखते हुए आ रहे हैं, या मान लो टाटा ने इन्वेस्टमेंट किया तो इन जनरल दोस्तों ना क्या करेगा, मतलब हमारा इंडियन रुपी आमतौर पर डेप्रिशिएट करता है। ये सब पॉइंट भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ कि हमारा इंडियन रुपी देखो दोनों भी कर सकता है, डेप्रिशिएट भी कर सकता है और एप्रिशिएट भी कर सकता है। अच्छा आंसर तो ये। लेकिन हम मान के चलते हैं कि भविष्य में मान लो, शाबाश सबका आ रहा है डेप्रिशिएट, एप्रिशिएट भी कर सकता है कुछ लोग कह रहे हैं। तो मान लो अगर भविष्य में हमारी कंट्री करेंसी डेप्रिशिएट कर गई, मुद्रा का मूल्यह्रास हो गया, तो दोस्तों जरा ध्यान से देखना, $1 50 की जगह हो जाता है 70। इसी को तो डेप्रिसिएशन बोलते हैं। $1 50 की जगह हो जाता है 70, बोलो हो गया। दोस्तों मिल जाएगा यार। भैया देखो आदित्य टेस्ट का आंसर की आज ही मैं सोच रहा था, लेकिन बहुत बिजी था हॉस्पिटल में, दिन भर दोस्तों भागते भागते कभी ये कभी वो, है ना। और जो आदमी बीमार होता है उसके साथ दोस्तों से बहुत मोटिवेशन देना होता है ना। तो अब भैया काय डंडा कर रहे हैं, अपन सब दे दें, बिल्कुल चिंता नहीं करो, राइट। तो भाई साहब ज्ञान लो यार, पहले ज्ञान लो। अगर मान लो $1 हो गया 70 रुपए, कितना हो गया 70। अब ये बताओ भाई साहब $1 जब 70 रुपए होगा तो इसको डिवाइड करो, अब 1,00,000 को 70 से, जल्दी करो। तो अब टाटा को अगर मान लो $1 50 का था, टाटा को $2,000 मिल गए। लेकिन अगर डेप्रिशिएट हो जाती है हमारी करेंसी तो टाटा को मात्र $1,400 के लगभग देने हैं वापस। बोलो बल्ले बल्ले हो गई। तुम लोग हो गए वाह गुरुजी क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाते हो आप, लो जी हो गया। तो दोस्तों अगर करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो टाटा ने लिए कितने थे, $2,000, देने कितने पड़ेंगे, $1,400। और मान लो समटाइम एप्रिसिएशन हो गया, $1 50 की जगह 40 पे आ गया, तो टाटा ने लिए थे कम लेकिन देने ज्यादा पड़ेंगे।
तो दोनों कंडीशन हो सकती हैं। दूसरी आपको फायदा बता दें इससे, और क्या होगा, ये मेंस अप्रोचेस हैं जो मैं समझा रहा, मेंस में काम आएंगी ये सब चीजें दोस्तों। दूसरा दोस्तों देखो, आप कहोगे वाह गुरुजी वाह, इंटरनेशनलाइजेशन, स्पेलिंग सही है, इतनी बड़ी हो गई, इंटरनेशनलाइजेशन, ओ भाई साहब सही स्पेलिंग है, फिर से देख लें, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी। इससे और क्या होगा, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी, दोस्तों भारतीय रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण। देखो दिव्या भारद्वाज कह रही है हिंदी सर, मतलब जी हमें सिखाएंगी दिव्या कि गुरुजी हिंदी बोलो। अरे भैया दिव्या क्या ही बोले तुम बस सुनती जाओ। दोस्तों इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी, अर्थात अगर हमारा टाटा, हमारी कंपनी यूएस में 1 लाख रुपए का, अगर मान लो 1 लाख रुपए का बॉन्ड इशू कर रही है, तो क्या हमारा इंडियन रुपी का अंतरराष्ट्रीय स्तर में विस्तार हो रहा है कि नहीं? क्या इसका मतलब है लोग हमारे इंडियन रुपी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, भारतीय रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण होगा? मुझे लग रहा है आप लोग बहुत बढ़िया से समझ गए। तो इसको बोलते हैं मसाला बॉन्ड। आइए दोस्तों, अब मसाला बॉन्ड में आपने बहुत सारे बॉन्ड नीचे लिखे थे, मैंने बाकी के फैक्ट्स आपको दे दिए। ये मैं बच्चों की तरह तो पढ़ाता नहीं दोस्तों कि वर्ल्ड बैंक ने विश्व का पहला मसाला बॉन्ड जारी किया, हमारे हिंदुस्तान में केरल स्टेट से सबसे पहली बार मसाला बॉन्ड जारी हुआ था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये सब छोड़ो। अब यहाँ पे देखो, फैक्चुअल चीजें तो आप अपने आप ही पढ़ लेंगे नोट से, जल्दी बताओ यस। लेकिन आप इसे देखो भाई साहब, आइए जैसे हमारा मसाला बॉन्ड मैंने पढ़ाया, ऐसी दोस्तों बहुत सारे बॉन्ड होते हैं। एक पांडा बॉन्ड होता है, कंगारू बॉन्ड होता है, महाराजा बॉन्ड होता है, ऐसी अलग अलग बॉन्ड है। बहुत ही सिंपल है, जरा ध्यान समझना मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे देखो क्या लिखा, यहाँ पे देखो क्या लिखा, नॉन चाइनीज कंपनी है, मान लो नॉन चाइनीज, गैर चाइनी कंपनी है, गैर चीनी कंपनी है मान लो, बोरोइंग फ्रॉम चाइना, वो चाइना से बोरो कर रही है। मान लो आप कोई टाटा है, इंडिया की कंपनी है, या रिलायंस मान लो, टाटा रिलायंस जो भी, अगर वो बोरो कर रही है चाइना से, और किसमें, इन रेनमिनबी में, राइट, तो इसे हम कहेंगे पांडा बॉन्ड, खत्म बात, राइट। मुझे लग रहा आप लोग समझ गए। जैसे मैंने आपको मसाला बॉन्ड पढ़ाया, यहां पर पढ़ो क्या लिखा, इंडियन कंपनी या नॉन इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, इंडियन कंपनी मान लो इंडिया के बाहर रुपी में बॉन्ड इशू कर रही है, तो इसे हमने क्या बोला, मसाला बॉन्ड, मसाला बॉन्ड। इसी तरह से कि अगर कोई नॉन ऑस्ट्रेलिया की कंपनी, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया में बॉन्ड इशू करे, और दोस्तों ऑस्ट्रेलियन डॉलर में बॉन्ड इशू करे, तो बोरोइंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, इसे हम कहेंगे कंगारू। मतलब मान लो कि इंडिया की कंपनी गई ऑस्ट्रेलिया में और उसे हम कहेंगे कंगारू बॉन्ड। ऐसी नॉन इंडियन कंपनी, जैसे मान लो यूएस की कोई कंपनी है, वो भारत में आई और उसने रुपी में बॉन्ड इशू कर दिया, तो इसे महाराजा बॉन्ड कहते हैं। तो ऐसी अलग अलग बॉन्ड है इस तरीके से। बस आप इतना याद रखो कि व्हाट इज दिस, के मसाला बॉन्ड जैसे अलग सारे बॉन्ड भी हैं। तो जब कोई उस देश की कंपनी ना होकर किसी दूसरे देश की कंपनी है और अपने देश की मुद्रा में जब वो बॉन्ड इशू करेगी दूसरे देश में, तो उसे हम लोग कहेंगे मसाला बॉन्ड। तो बस इसी तरह से सरल भाषा में इतना याद रखो कि पांडा बॉन्ड क्या होता है, कि पांडा बॉन्ड का मतलब है कि जो नॉन चाइनीज कंपनी है और चाइना में वो क्या कर रही है, बॉन्ड इशू करेगी, तो उसे मसाला बॉन्ड कहेंगे। तो मुझे लग रहा है ये सब बातें आप समझ गए। तो आगे चलते हैं दोस्तों। मैंने इसके अलावा बहुत सारे बॉन्ड आप लोगों को लिखे हैं, आप उसे पढ़िएगा। कि जैसे मैंने एक कैटेस्ट्रॉफ बॉन्ड लिखवाया आप लोगों को, है ना। बाकी जितने भी बॉन्ड हैं वो सब आप लोगों को पढ़ने में ही समझ में जाएंगे। और तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से आप लोग ये बात समझ गए कि जितने भी मैंने आपको बॉन्ड लिखवाए हैं, जैसे आप देखो, अगर आप अपने नोट्स में देखिए जरा ध्यान से,
तो मैंने आप लोगों को बहुत सारे बॉन्ड्स लिखवाए हैं, तो आपको वो सारे के सारे बॉन्ड अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे कि वो बॉन्ड हैं क्या, और उस बॉन्ड को हम क्या, ब्रिक्स बॉन्ड, ऐसे ही आप देखिए कि लाइक कितने सारे बॉन्ड हैं। मैं भी देख लेता हूँ कि मैंने आपको तमाम सारे बॉन्ड पढ़ाए हैं, तो इनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है और क्लास में मैं कभी पढ़ाता भी नहीं हूँ। जैसे मसाला बॉन्ड के बाद आप देखिए तो वहां पे लिखा होगा म्यूनिसिपैलिटी बॉन्ड, 1997 में शुरू हुआ। ये क्या पढ़ाएं दोस्तों, इसे शहरी स्थानीय निकाय जनता से पैसा लेती हैं। ये क्या पढ़ाऊं, ये तो आप समझ ही गए बहुत अच्छी तरह से, है ना। तो इसी तरह से उसे म्यूनिसिपैलिटी बॉन्ड हम कह देते हैं। मान लो जैसे दिल्ली की एमसीडी है, अगर एमसीडी बॉन्ड इशू कर दे एमसीडी के नाम पर, एमसीडी को पैसा जाएगा, एमसीडी क्या करे, सीवर लाइंस डलवा दे, जितने भी एमसीडी के काम है वो सारे एमसीडी कर ले, सो इसे हम लोग कहेंगे क्या, म्यूनिसिपैलिटी बॉन्ड। इसी तरह समवन इज आस्किंग अबाउट द ग्रीन बॉन्ड, देखो बहुत अच्छे से लिखा है, ग्रीन वर्ड आ जाए इसका मतलब मान लो कल को खान ग्लोबल स्टडीज एक ग्रीन बॉन्ड इशू करे, तो वो किस लिए करेगा कि खान ग्लोबल स्टडीज को जो बॉन्ड इशू किया ग्रीन बॉन्ड, जो पैसा आएगा, अब खान सर क्या करेंगे, उस पैसे को, ध्यान सुनना, खान सर उस पैसे को कहीं ना कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए सहायता करे। पेड़ लगवा देंगे, पेड़ लगवा देंगे, सोलर प्लांट्स लगवाएंगे दोस्तों। मान लो हमारे केजीएस के ऑफिसेस में सोलर प्लांट, हमारी जितनी भी क्लासेस चलती हैं वो सौर ऊर्जा से चलेंगी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, वेरी सिंपल, ग्रीन बॉन्ड। एक सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड है भैया, रोहित कुमार क्यों, मतलब उसमें क्या दिक्कत है भाई, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। मान लो दोस्तों अगर कोई कंपनी बॉन्ड इशू करे या हमारी सरकार बॉन्ड इशू करे, राइट, तो हमारी सरकार बॉन्ड इशू करे, तो बॉन्ड इशू करके जो बोरो कर रही है, बेटा सागर बोरो मतलब उधार लेना, तो हमारी सरकार जो बोरो कर रही है, उधार ले रही है, मतलब वहां से हमने ले लिया, तो अगर हमारी सरकार उसे बोरो कर रही है, उधार ले रही है, अब सरकार लाइक क्या करेगी उस पैसे का, महिलाओं का डेवलपमेंट करे, महिला सशक्तिकरण करे, विमेन एम्पावरमेंट करे, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। तो आप देखिए वहां पे लिखा है लाइक जितने सारे बॉन्ड है, ब्लू बॉन्ड, इसी को बॉन्ड आई भी कहते हैं, लेकिन बस वहां पे ये देखिए आप एक वहां पर ये सब ठीक है, ये एलिफेंट बॉन्ड दोस्तों, ये जारी किए गए थे सुरजीत भल्ला कमेटी, लिखा है नहीं, हाँ लिखा है, सुरजीत भल्ला कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद इससे जो पैसा आता है उस पैसे को ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों लाइक हमारा, जैसे मैंने क्या नाम दिया, एलिफेंट बॉन्ड, तो ब्रिक्स बॉन्ड, सब लोग पढ़िए आप लोग। लास्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों, लास्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है मेरे प्यारे साथियों, जैसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड, इसे आप थोड़ा समझ लो और ईमानदारी से बताइए, बाकी यार इतना पढ़ने के बाद तो बाकी सब समझ में आ ही जाना चाहिए, ये पढ़ाते नहीं है हमारे स्टूडेंट, हमें पढ़ाने लगते हैं। ब्लू बॉन्ड, कैट बॉन्ड, है ना, मसाला बॉन्ड, ये सब तो पढ़ाई दिया, ब्रिक्स बॉन्ड, ये सब हो गया। चलो अब लास्ट बचा है हमारा, लास्ट बचा है इलेक्ट्रल बॉन्ड, बस इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और पढ़ के क्लास को खत्म। तो व्हाट इज इलेक्ट्रल बॉन्ड दोस्तों, देखो हमारे देश में आप लोगों ने मूवी देखी होगी राजनीति, राइट, तो आपने जब राजनीति मूवी देखी होगी तो आप जरा ध्यान से देखिए, देखिए या नहीं, जल्दी बताओ। तो भाई साहब एक साइड था रणवीर कपूर ना, हाँ रणवीर कपूर और कैटरीना का कॉम्बो चल रहा था, इतना तो समझ में आता ही है। और जो कैटरीना है उसके पिताजी कहते हैं कि भाई साहब रणवीर को टिकट मिल गया पार्टी से, राइट, रणवीर को पार्टी से टिकट मिल गया। अब भाई साहब कैटरीना का रिलेशन चल रहा है किसके साथ, रणवीर कपूर के साथ, और रणवीर कपूर का बड़ा भाई अर्जुन रामपाल, उसको मिल गया पार्टी का टिकट, सॉरी अर्जुन रामपाल को मिल गया पार्टी का टिकट। तो कैटरीना के जो पापा हैं वो बिजनेसमैन है। भाई साहब क्यों कहते हैं कि अडानी अंबानी की सरकार है, देखो राहुल गांधी जी को हमेशा आपने सुना है कि भाई मोदी जी तो अडानी अंबानी जी की सरकार है,
तो भाई साहब ये क्या है, ये रियलिटी में आपको बताएं होता क्या है। इन पॉलिटिकल पार्टीज को, पहले मेरी वो कहानी सुन लो कि भाई साहब अब कैटरीना के पिताजी ने कहा देखो भाई साहब, ये कैटरीना और रणवीर कपूर, हाँ रणवीर कपूर जो भी कर रहे हो उनसे हमें कोई मतलब नहीं, हमारी मौड़ी को ब्याओ, हमारी मौड़ी को ब्याओ, अगर अर्जुन रामपाल के संगे कर दो तो हम तुम्हें सपोर्ट करें, मतलब तुम्हें पॉलिटिकल फंडिंग दें। तो भाई साहब आप देखते हो कि इतने बड़े बड़े लोग पॉलिटिकल पार्टीज रैलीज करती हैं, पैसा कहां से आता, बड़े बड़े बिजनेसमैन देते। देख रहे हैं दोस्तों, रोड शोज हो रहे हैं, रोड शोज हो रहे हैं, तो रोड शोज का पैसा कहां से आता, पॉलिटिकल पार्टीज देती हैं। तो कुल मिलाकर मैं बस इतना कहना चाहता हूं दोस्तों कि हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको फंडिंग आती है और बहुत ज्यादा ब्लैक मनी एक्यूमुलेशन होता है भारत में। और दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज करोड़ों का चंदा उठाती हैं, क्यों? क्योंकि दोस्तों कैटरीना के पिताजी को यह पता था कि अगर रणवीर बन गया सीएम पीएम जो भी हो तो भाई साहब कंपनी के टेंडर, तो जो काम के टेंडर हैं वो तो कैटरीना के पिताजी को ही मिलेंगे। तो कहा कि भाई साहब एक काम करते हैं, एक काम करते हैं एक काम ये करते हैं, बस कॉल आ रहा था, एक काम ये करते हैं कि रणवीर कपूर को भूल जाओ, अर्जुन रामपाल को अर्जुन रामपाल का हाथ दो। क्योंकि दोस्तों दोनों का फायदा है, पॉलिटिकल पार्टी को पैसा मिल जाएगा और कैटरीना के पिताजी को बाद में प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। मुझे लग रहा है आप मेरी बात बहुत अच्छी तरह समझ गए, राइट, अच्छी तरह समझ गए। तो कुल मिला के हमारी सरकार ने क्या किया कि आजकल बहुत बड़ा इशू भी चला इस पर, इलेक्ट्रल बॉन्ड में घोटाला वगैरह वगैरह। तो हमारी सरकार ने क्या किया भाई साहब, इलेक्ट्रल बॉन्ड निकाल दिया। 2017 में इनके लिए अनाउंसमेंट हुई, इनके लिए जो घोषणा हुई वो 2017 में हुई, 2017, और इसे इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब इसे प्रारंभ किया गया, अगर हम बात करें प्रारंभ ये हुए 2018 में। दिस इज इलेक्ट्रल बॉन्ड। कहा गया कि देखो भाई साहब जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, अब एसबीआई में किसी को भी पैसा इन्वेस्ट करना है, आप एसबीआई में जाइए, पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। दोस्तों एसबीआई में एक टाइम फ्रेम बनाया गया कि ये आप लोगों को मैं लिखवा दूंगा, अभी पहले चुपचाप सुन लो। क्या मेरी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है नहीं? जल्दी से कमेंट करें, एवरीवन कमेंट फास्ट। क्या मेरी बातें सबको समझ में आ रही हैं या नहीं? जल्दी से मुझे बताएं कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं। सॉरी, नाउ कम ऑन फास्ट थोड़ा सा, फिर हम अपनी क्लास को खत्म करेंगे और फिर इसके बाद आप लोग समझ जाएंगे। जल्दी से। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है? सब लोग कह रहे हैं यस आ रही है। तो भैया देखो, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अनाउंसमेंट होती है 2017 में, ये तो सब हो गया। हाँ, तो कहा कि अगर किसी को, जैसे देखो भाई साहब केजरीवाल साहब की पार्टी कैसे बनी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरी भी बहुत सारे दोस्त हैं, कुछ तो मेरे फॉरेन कंट्रीज में जो मेरे कलीग्स हैं, कुछ मेरे बैचमेट्स हैं, राइट। तो वो लोग ने कहा कि भरत भाई केजरीवाल एक नया नेता आया भारत में, मैं सपोर्ट कर रहा हूं उसको। और दोस्तों विदेशों से मेरे दोस्तों ने पैसा भेजा, और भाई साहब केजरीवाल आपके पास बहुत पैसा आ गया, और पैसा आ गया तो देख रहे पार्टी बहुत बड़ी हो गई, केंद्र स्तर में लड़ने लगी। तो बस इतनी बात समझो कि अब पॉलिटिकल पार्टीज इस तरीके की फंडिंग का मिसयूज ना करें जिससे ब्लैक मनी भारत में ना आए, है ना। तो हमारी सरकार ने कहा देखो भाई साहब अब एसबीआई इन, ये मैं लिखवा दूंगा, इन एवरी क्वार्टर, ये आपके पास नहीं है, ये मैं लिखवाऊंगा, इन एवरी क्वार्टर, प्रत्येक तिमाही में दोस्तों 10 दिन के लिए विंडो ओपन होगी,
और आपको अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना है तो आप उसे दे सकते हैं। और जो पैसा आप एसबीआई में हर क्वार्टर में 10 दिन के लिए एसबीआई अपनी विंडो ओपन करता है, कहता है जितना पैसा डालना है डाल दो, और जो पैसा एसबीआई के पास आ जाता है एसबीआई 15 दिनों के भीतर उसे पार्टी को दे देती है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी को दे देती है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? द इलेक्टोरल बॉन्ड। इसमें एक छोटा सा और है कि अगर मान लो विधानसभा के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है मतलब स्टेट इलेक्शंस है, विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव के समय एसबीआई इस विंडो को 15 दिनों के लिए खोलती है। ये लिखते जाइए थे, राइट। यहां पे मैंने कहा प्रत्येक क्वार्टर में 10 दिन के लिए विंडो ओपन होती है, बस 10 दिन ही लिख लो काफी है, और 15 दिनों के भीतर पार्टी को पैसा दे दिया जाता है। द पार्टी पॉलिटिकल पार्टी विल रिसीव द पेमेंट इन 15 डेज, राइट। दूसरा, अगर विधानसभा के चुनाव है, विधानसभा इलेक्शंस इंग्लिश में लिख सकते हैं, तो उन्हें 15 दिनों के लिए एसबीआई स्पेशल विंडो ओपन करती है कि विधानसभा के चुनाव है, 15 दिन के लिए विंडो ओपन है, जिसको पैसा डालना है इस इलेक्टोरल बॉन्ड में डाल दो, राइट। और मैं बता दूं ये एक तरीके का डोनेशन है, आप ये पॉइंट भी वहां मेंशन कर सकते हैं। ये नहीं सोचना बॉन्ड का मतलब गुरुजी अभी तक तो आप ये कह रहे थे, राइट। तो आप अभी तक तो ये कह रहे थे बॉन्ड का मतलब एक तरीके पैसा निवेश होता है, तो ये निवेश नहीं है, ये डोनेशन है। हाँ, और अगर लोकसभा के चुनाव हैं, अगर लोकसभा इलेक्शंस हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, तो विंडो 30 दिन के लिए खोली जाती है। तो बस इतना याद रखिए। और जितना भी पैसा, चाहे विधानसभा के चुनाव में 15 दिन के लिए, लोकसभा के चुनाव में 30 दिन के लिए, और प्रत्येक तिमाही में, हर हमेशा प्रत्येक तिमाही में 10 दिन के लिए ये विंडो खोली जाती है। और इनका जो पैसा जमा होता है दोस्तों, वो भी सुन लो, 1000 से 1 करोड़ रुपए तक आप डोनेट कर सकते हैं। 1000 से 1 करोड़ दोस्तों, दिस इज कॉल्ड, मतलब मैं आपको बता दूं 1000, 10,000, ये इसके ऐसे हैं, 1 लाख, इस तरह से इस अमाउंट में आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? द इलेक्टोरल बॉन्ड। मुझे लग रहा बहुत अच्छी तरह आप समझ गए कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। जल्दी से कमेंट करें, क्या आपने लिख भी लिया होगा कि प्रत्येक तिमाही में 10 दिन के लिए, मतलब 10 दिन के लिए ये ऐसा विंडो है जिसमें आप पैसा जमा कर सकते हैं, और 15 दिनों के भीतर पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे दिया जाता है। विधानसभा चुनाव के समय 15 दिन और लोकसभा चुनाव में 30 दिन की विंडो खुलती है। अब मेरे प्यारे साथियों, लास्ट डिस्कशन है आज बॉन्ड का, फिर मैं अपनी क्लास खत्म करूंगा और फिर हम लोग मंडे को मिलेंगे। तो फिर मंडे को मोस्ट प्रोबेबली हमारी इसकी फाइनेंशियल मार्केट की आखिरी क्लास होगी, या आखिरी से थोड़ा सा लाइक एक क्लास और ले लेंगे ज्यादा जरूरत पड़ी तो, है ना। तो फिर अगर आप लोग कहें तो कल भी ले सकता हूं मैं क्लास, कल सैटरडे है तो कल भी ले सकता हूं, है ना। लेकिन अब कल का पता नहीं कि 8 बजे शुरू हो रहा है, 10 बजे हो रहा है, तो कल एक्चुअली ऑपरेशन डे है। तो नाउ एक हम और समझते हैं, एक और रिलेशनशिप, और लास्ट टॉपिक है आज का, रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड बॉन्ड यील्ड। अभी आप लिख लो अपनी कॉपी में और मेरे साथ साथ लिखते जाना, मैं अलग से नहीं लिखाऊंगा। बॉन्ड मूल्य एवं बॉन्ड प्रतिफल, बॉन्ड प्रतिफल, बॉन्ड मूल्य एवं बॉन्ड प्रतिफल के बीच संबंध। बॉन्ड मूल्य एवं बॉन्ड प्रतिफल के बीच संबंध क्या होता है, बहुत ही अच्छी आसान भाषा में आप समझ जाएंगे, राइट। तो दोस्तों बहुत अच्छी तरह समझना कि व्हाट इज हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था ऐसे, क्योंकि बहुत सारी पार्टी जिसमें अनऑथोराइज पैसा जमा कर रही थी। तो मेरे प्यारे साथियों जरा ध्यान समझेंगे कि अगर हम बात करें, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स,
गिव मी फ्यू सेकेंड्स। साथियों, बॉन्ड प्राइस एंड बॉन्ड यील्ड के बीच रिलेशन देखिए। राइट, बॉन्ड प्राइस एंड बॉन्ड यील्ड के बीच रिलेशन से आप सब समझ में आएगा। पहले तो आप ध्यान से ये समझो कि बॉन्ड प्राइस क्या है और बॉन्ड का यील्ड क्या है। यील्ड का मतलब है, पहले ये देखो, यील्ड का मतलब है इनकम, यील्ड का मतलब है आय, यील्ड का मतलब क्या है, आय। राइट, बॉन्ड प्राइस का मतलब आपको समझ में आता है। अब मैं आपको बताता हूं बॉन्ड की यील्ड का मतलब। सिंपल सी बात यह है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप बॉन्ड पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अब इसके साथ साथ एक बात और समझ लो, यहां पे दो वर्ड देखो, एक बॉन्ड का बॉन्ड कूपन और एक वर्ड है बॉन्ड प्राइस। ये वर्ड देखो, बॉन्ड प्राइस का मतलब बॉन्ड मूल्य, बॉन्ड मूल्य, और बॉन्ड कूपन का मतलब हिंदी में भी बॉन्ड कूपन, और कूपन का मतलब आपको पता है ब्याज दर जो भी मिलेगा। क्या मैं आज आपको ये समझा दूं कूपन क्यों कहते हैं बॉन्ड को, हाँ उसके इंटरेस्ट को कूपन क्यों कहते हैं। और गुरुजी कहां से लाते हो ज्ञान, आज बता देते हैं तुम्हें, बेटा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा ये ज्ञान। क्यों हम आखिर यहाँ पे वर्ड कूपन यूज करते हैं, बोलो जानना चाहोगे? तो कूपन क्यों यूज करते हैं ब्याज के लिए, बहुत सिंपल है। तो अगर हम बात करें, देखो कूपन क्यों यूज करते हैं, जैसे पहले क्या होता था, आजकल तो सब चीजें इलेक्ट्रॉनिकली हो गई, पहले क्या होता था कि आपने मान लो कि 1 लाख रुपए का बॉन्ड खरीदा। कितने खरीदा? 1 लाख। 1 लाख रुपए का आपने बॉन्ड खरीदा और वो बॉन्ड पर आपको कहा गया कि 10% के हिसाब से 12 ईयर्स तक मिलता रहेगा। ध्यान समझे ना, 10% के हिसाब से 12 साल तक मिलता रहेगा। तो अब क्या होता था, प्लीज फोकस, अब क्या होता था, यहां पर गवर्नमेंट अलग अलग ऐसे कूपन बनाती थी, इसमें ऐसे अलग अलग कूपन होते थे, इसमें ऐसे अलग अलग कूपन होते थे, इसमें लाइक दिस 12 कूपन होते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और दोस्तों समझना बहुत बढ़िया से, 1 लाख रुपए का 10% कितना हुआ, 10,000 हुआ। दोस्तों इन सब में लिखा है 10,000, 10 के 10,000, इन सब में लिखा है, इन सब में लिखा है 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000। देखना आपको कितना आनंद आएगा। सरकार आपसे क्या कहती थी, सरकार आपसे कहती थी कि भाई साहब एक काम करना, कि जब आपका जो कूपन है जब आपको 1 साल हो जाए तो आप ये वाला कूपन फाड़िएगा। ध्यान से देखना सारे लोग, आप ये वाला कूपन फाड़ो, ये आपने कूपन फाड़ा, और ये कूपन फाड़कर आप ये वाला कूपन, ये कूपन फाड़कर आप सरकार को दे आओ। अब आपने क्या किया,
आपने ये वाला कूपन फाड़ा, सिर्फ इतना हिस्सा, राइट। ये वाला लास्ट वाला जो मैंने बनाया, आपने इतना कूपन फाड़ा और आपने ये वाला कूपन निकाला इस तरह से। ये लो दोस्तों, ये आपने कूपन निकाला लाइक दिस, और ये लो, ये लो, और ये लो, ये लो। मेरे प्यारे साथियों, आपने ये कूपन फाड़ा 1 साल बाद, और ये कूपन सरकार को दिया या कंपनी को, सरकार ने आपको 10,000 रुपए दे दिए। इसी तरह से आप अगले साल क्या करोगे, अगले साल ये वाला कूपन फाड़ोगे, ये दे दोगे, फिर ये फाड़ोगे, ये दे दोगे, फिर ये फाड़ोगे, ये दे दोगे। बताओ दोस्तों, क्या समझ में आ गया? यही तो ब्याज दर है, यही तो ब्याज दर है। इसलिए दोस्तों वहां से ये वर्ड आया कूपन। वाह, सोच रहे होंगे आप, समझ गए कि कूपन क्यों आया। ये कोई नहीं पढ़ाता भाई साहब, पढ़ाता वढ़ाता छोड़ो, किसी को पता ही नहीं रहता ये कूपन क्या है। भाई ये तो पता है बहुत सारे लोगों को, ये तो पता ही बहुत सारे लोगों को कूपन होता है इंटरेस्ट, लेकिन ये वर्ड कूपन क्यों है, राइट नाउ। तो है, बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ गए। आगे देखो, तो अब हम आपको, आपका देखो टॉपिक क्या है, अपने आप टॉपिक लिख लिया आपने कि रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड बॉन्ड यील्ड। यील्ड का मतलब है इनकम, कि आपने बॉन्ड पे कितना रुपए इन्वेस्ट किया। तो जो आप बॉन्ड का प्राइस है वो आपका इन्वेस्टमेंट है, ये आपका एक तरीके से निवेश है। जो प्राइस है वो आपका क्या है, एक तरीके से निवेश है, निवेश। और मेरे प्यारे साथियों, बॉन्ड कूपन ये आपका ब्याज दर है, ये निवेश है, ये ब्याज दर है, और इस निवेश और ब्याज दर को मिला के ये आपको यील्ड मिलेगी। हमारा टॉपिक है कि बॉन्ड के मूल्य और बॉन्ड के प्रतिफल के बीच संबंध। आओ आपको बताते हैं कि बॉन्ड का प्राइस और बॉन्ड के इनकम के बीच क्या संबंध होती है। दोस्तों जरा देखिएगा, ये बात मैं आपको सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ हियर। नाउ दिस इज द टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड बॉन्ड यील्ड। तो यहां पे मैंने आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला लिखा है, आप इस फॉर्मूले को गौर से देखें। यहां पे एक फॉर्मूला लिखा है कि यील्ड बराबर, यहां लिख देता हूं मैं, आप ऐसे देख लो, पूरा फॉर्मूला लिखो आप। यील्ड बराबर इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, मतलब बॉन्ड कूपन, यील्ड बराबर बॉन्ड कूपन अपॉन बॉन्ड प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड, मतलब मैं सरल भाषा में यहां पे लिख देता हूं बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड प्राइस। और बॉन्ड प्राइस का मतलब क्या, कि बॉन्ड का प्राइस मतलब कितना रुपए आपने बॉन्ड में लगाया। तो बॉन्ड का प्राइस ही आपका क्या है, मूलधन है, यही तो है मूलधन, जो आप, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया, ये मूलधन है आपका, राइट। तो मेरे प्यारे साथियों, यील्ड बराबर बॉन्ड कूपन अपॉन बॉन्ड प्राइस, राइट। और आप इंटू 100 कर दो, इंटू 100, इंटू 100, ये एक फॉर्मूला याद करना है आपको। क्या निकलेगा अभी, थोड़ा वेट करिए, थोड़ा वेट करिए, समझ लीजिए कि देखो यील्ड बराबर, मान लो हमारा बॉन्ड है 10,000 रुपए का, ये बॉन्ड का कूपन है मान लो 200 का, मतलब अपना इंटरेस्ट कितना मिलना है, 200 रुपए, और बॉन्ड का प्राइस है मान लो 5,000। कि अगर आपने 5,000 रुपए बॉन्ड पे लगाए और आपको मिलेगा 2,000 रुपए, तो आप बताइए यील्ड कितने परसेंट की है इसकी, यील्ड निकालो, कितने परसेंट, कितना पैसा आपको मिला। इंटू 100 का मतलब परसेंट, 1 2 1 2 1 1, 5 को 20, इसका मतलब 4%। अगर हमारा बॉन्ड का कूपन 200 का है और बॉन्ड का प्राइस 5,000 का है, तो आपको यील्ड मिल रही है 4% की, मतलब आपको फायदा कितने परसेंट का मिला, 4% का। अगर मान लो यील्ड 1 हो गई है, अब मैं निकालता हूं यील्ड 2, ये अपने आप लिखते जाइए आप, यील्ड 2, इसमें मैं बॉन्ड कूपन को समान रहने देता हूं, मान के चलता हूं 200 ही रुपए मिलेगा आपको, और यहां पे कर देता हूं इसको मैं 10,000 रुपए, मान लो बॉन्ड का प्राइस 10,000 और इंटू 100, राइट। तो 1 2 1 2 1 2 1 2, तो आपका यील्ड कितना हो गया, 2%। इसका मतलब आपने कुछ नोट किया, आपने कुछ नोट किया,
जिनने नहीं कर पाया उन्हें मैं क्या ही कर दूं यार। तो आपका रिलेशन देखो, आप नीचे लिख सकते हो कि यदि बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होता है तो जो ईल्ड मतलब हिंदी में प्रतिफल, मतलब आय, बॉन्ड से प्राप्त होने वाली आय। ध्यान देखो, बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज हुआ तो ईल्ड क्या हो गई? कम। तो ईल्ड होती है कम। और इसको उल्टा कर लेना आप, यदि बॉन्ड प्राइस कम होता है तो ईल्ड बढ़ती है। इसका मतलब बॉन्ड प्राइस और ईल्ड के बीच नेगेटिव रिलेशन है, नकारात्मक संबंध है। बोलो जय हो। सिंपल सी बात है कि अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है और इंटरेस्ट रेट सेम रहता है तो आपको रिटर्न कम मिलेगा। ऐसे हम लोग कहेंगे बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड के यील्ड के बीच का रिलेशन। हमेशा याद रखना कि अगर मान लो इस एग्जांपल से देखो, अगर आपका इंटरेस्ट रेट 10,000 ही रहता है, इंटरेस्ट रेट आपको 10,000 ही रहता है और आपको यहां पर 1 लाख की जगह कर दिया है 2 लाख, तो अपने आप कॉमन सेंस लगाओ कि आपका दोस्तों बॉन्ड का प्राइस हो गया 2 लाख और इंटरेस्ट मिल रहा है 10,000। इसका मतलब अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो आपकी यील्ड कम हो रही है। भाई आपको 1 लाख पे 10,000 मिल रहा था, अब 2 लाख पे भी 10,000 मिलेगा, तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा तो यील्ड कम होगी। बताओ दोस्तों, अब तो समझी गए। यहां मैंने फॉर्मूले से बताया, ये मैंने आपको फॉर्मूले से बताया, ये फॉर्मूले से बताया, और दोस्तों यहां कॉमन सेंस से बता दिया कि अगर 1 लाख लगाकर 10,000 हर साल मिल रहा था, अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया, लुक एट हियर, बॉन्ड का प्राइस, अगर हम बात करें यहां पर, हमने यहां एग्जांपल लिया कि अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया 5,000 10,000 और कूपन अभी भी उतने ही है, तो आपकी यील्ड क्या हो गई? कम हो गई। बताइए, ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से बताइए, समझ में आया कि नहीं? तो बॉन्ड के प्राइस और बॉन्ड के यील्ड के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है। ये पेपर में आया हुआ सवाल है, पेपर में आया हुआ सवाल है, राइट। अब ध्यान से सुनो, मैंने यहां पे एक स्टेटमेंट बोला था आज की क्लास में, ये इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड में द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट ऑन इट्स बोरोइंग, द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट ऑन इट्स बोरोइंग। तो अब जरा ध्यान से देखो कि यहां पर आपको 1 लाख रुपए पर गवर्नमेंट 10% के हिसाब से दे रही है। अब आपको 1 लाख पर नहीं, 1,10,000 पर 10% दे रही है, तो गवर्नमेंट ने एक तरीके से अपने कूपन रेट को कम कर दिया। लेकिन इतना ज्यादा नहीं, बस जो सेंटेंस लिखवा दिया ऐसे याद रखो, पेपर में आएगा, हो जाएगा। बाकी ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, थोड़ा टेक्निकल है ये सब चीजें। जितना आपको पढ़ाता हूं मैं, बस उतनी इकोनॉमिक्स सीखनी है, उससे ज्यादा नहीं। ये आप समझ गए। इसी तरह से लास्ट कॉन्सेप्ट एक और पढ़ा देता हूं, लिख लो टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन, इसी से रिलेटेड है इसलिए खत्म कर रहे हैं इसको। रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड बॉन्ड इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, मतलब हिंदी में लिख सकते हो बॉन्ड मूल्य एवं ब्याज दर के बीच संबंध, के बीच संबंध। दोस्तों रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस, यहां पे मैंने बताया बॉन्ड प्राइस एंड बॉन्ड यील्ड। अब मैं आपको सिंपल से बताऊंगा बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट। ये कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल है, बस 1 लाइन 2 लाइन में लिखता हूं, आप समझ जाओगे, नहीं समझो तो बताना। ये देखना दोस्तों, यदि सरकार नए बॉन्ड्स, यदि सरकार नए बॉन्ड्स सस्ते महंगे ब्याज दर पर जारी करती है, बस सुनते जाना, फिर लिखवा दूंगा। ये जो हिंदी माध्यम के वो लिखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले सुनते हैं, मैं बाद में लिखवा दूंगा। यदि सरकार नए बॉन्ड्स महंगे ब्याज दर पर या अधिक ब्याज दर पर जारी करती है, तब लोग या निवेशक
तब निवेशक इन बॉन्ड्स की अधिक मांग करेंगे, अधिक मांग करेंगे। सुनते हैं ना, थोड़ा टेक्निकल है। एवं जो बॉन्ड बाजार में पहले से उपलब्ध हैं उनकी कम मांग होगी। बताइए दोस्तों, क्या इतनी बात समझ में आई? इंग्लिश में लिख लो पहले। इफ द गवर्नमेंट इशूज न्यू बॉन्ड्स, इफ द गवर्नमेंट इशूज न्यू बॉन्ड्स एट हायर इंटरेस्ट रेट्स। अभी इतनी बात समझ में आई? सिर्फ सुनते जाओ, समझ में आएगा सब। अभी तो इसके आगे बताएंगे ना। इफ द गवर्नमेंट इशूज न्यू बॉन्ड्स एट हायर इंटरेस्ट रेट, then their demand would be more, then their demand would be more। क्योंकि हम रिलेशन देख रहे हैं बॉन्ड के प्राइस का और इंटरेस्ट रेट का। तो देन यहां पे नए बॉन्ड्स को महंगे ब्याज दर पर जारी करती, then their demand would be more and people will have less demand for already existing bond, and people will have less demand for already existing bond। बताओ दोस्तों, ध्यान सुनना। सरकार ने नए बॉन्ड, जैसे पहला बॉन्ड था, पहले मान लो बॉन्ड थे, मान के चलो कि पहले बॉन्ड थे 1,00,000 रुपए का बॉन्ड था, ये बॉन्ड प्राइस है, और वो था मान लो 10% पर। सरकार ने क्या किया, अब 1,00,000 के जो बॉन्ड हैं वो सरकार ने 15% पे जारी कर दिए। तो जो ये वाले बॉन्ड हैं 1,00,000 के 10% वाले, अब इनकी जो मांग होगी वो कम होगी। जब इनकी मांग कम होगी तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो, तब नहीं, बस नेक्स्ट लाइन में ऐसे लिख लो, जो पुराने बॉन्ड की कीमत, ये बॉन्ड का मूल्य, पुराने बॉन्ड का मूल्य कम हो जाता है, कम हो जाता है। बताओ भाई साहब, जो पहले से ही बॉन्ड उपलब्ध हैं, जब उनकी डिमांड कम होगी तो उनका प्राइस कम हो जाएगा। जब इन बॉन्ड्स की डिमांड कम होगी तो इन बॉन्ड का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। जल्दी बताइए, ईमानदारी समझ पाया नहीं? तो इनका प्राइस क्या होगा, कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि बॉन्ड के प्राइस एंड बॉन्ड का इंटरेस्ट के बीच में नेगेटिव संबंध होता है। कैसे नेगेटिव, यहां हाईलाइट कर लो कि अगर ब्याज दर अधिक होती है, मतलब यहां पे भी लिख सकते हो कि बॉन्ड का कूपन या बॉन्ड का इंटरेस्ट अधिक होता है, तो इससे बॉन्ड का प्राइस कम हो जाता है। तो इसके बीच में भी नेगेटिव रिलेशन है। दैट्स इट फॉर द डे। बताइए, ईमानदारी से समझ में आया है नहीं? जो नहीं समझ पाए फिर से बताता हूं। रोजी कह रही है, सर मैं पहली बार इकोनॉमिक्स आपसे ही पढ़ रही हूं और बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन। दोस्तों, मैंने पहली लाइन में क्या कहा, यदि सरकार नए बॉन्ड को महंगे ब्याज दर पर जारी करती है तो जो पुराने बॉन्ड हैं उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि लोग नए नए बॉन्ड्स पर इन्वेस्ट करेंगे। जब पुराने बॉन्ड की डिमांड कम हो जाएगी तो इनका प्राइस कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट बढ़ने से
बॉन्ड का प्राइस कम होता है। सिंपल सी बात है। एवरीवन बताओ कमेंट, जल्दी अपने कमेंट करो क्या समझ गए या नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको समझ में आया तो सिंपल सी बात है यार दोस्तों, ये मेरे पास एक ये चीज है, ये दो बॉन्ड है। मान लो ये पुराना बॉन्ड है, ये नया बॉन्ड है। अगर क्या होता है कि हमारे ये पुराने बॉन्ड नए, ये नया बॉन्ड है, और नया बॉन्ड महंगे ब्याज दर पर आए, महंगे ब्याज दर पर आए तो इसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, इसकी डिमांड कम होगी। जब इसकी डिमांड कम होगी तो इसका प्राइस गिर जाएगा। ये तो हमने वैसे ही पढ़ा है, जिस चीज की डिमांड नहीं होती प्राइस गिर जाता है। तो अगर देखो कि बॉन्ड का प्राइस अगर गिर रहा है तो बॉन्ड का अगर कूपन या बॉन्ड इंटरेस्ट कह लो, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट आ जाए पेपर में, तो इनके लिए नेगेटिव रिलेशन होता है, राइट। अगर फिर से समझा देता हूं जो नहीं समझे, अगर नए बॉन्ड महंगे ब्याज दर पर आते हैं तो पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्टेड बॉन्ड की डिमांड कम होती है, इनका प्राइस कम होगा, और प्राइस कम होगा तो इनके बीच में एक नेगेटिव रिलेशन एग्जिस्ट होता है। तो दोस्तों आज हमने पूरा बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया, और मुझे नहीं लगता कि बॉन्ड को इससे ज्यादा आप कुछ डिमांड करते हैं। अब इसमें बचा हमारे दो टॉपिक, डेरिवेटिव्स एंड म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों डेरिवेटिव्स एंड म्यूचुअल फंड्स की हम बात मंडे को कर लेंगे, तो आप 2 दिन पढ़िएगा और बढ़िया आराम से मौज में रहिएगा, और 2 दिन बाद हम डेरिवेटिव्स और म्यूचुअल फंड पढ़ेंगे। एटलीस्ट मुझे अभी 2 क्लासेस और लगेंगी, तब मैं आपका ये फाइनेंशियल मार्केट खत्म कर पाऊंगा। तो मंडे को मिलते हैं दोस्तों सेम टाइम पर। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।